पार्ट 1। एक सड़क। एक लड़की स्कूटी से जा रही थी लेकिन साथ ही साथ बड़बड़ा भी रही थी कि गॉड जी प्लीज जल्दी से मायशा को घर पहुंचा दो वरना आंटी से खूब डांट पड़ेगी। और आपको तो पता है ना कि मायशा को डांट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी जगह पर अगर रसगुल्ले मिले तो मायशा जरूर खाएगी। मायशा यही सब बोलती जा रही थी तभी ट्रैफिक की वजह से उसे रुकना पड़ा, जिससे मायशा का मुंह बन गया और वो बोली, ओह नो, इस रास्ते को भी अभी ट्रैफिक आना था। ये बोलकर वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र थोड़ी सी आगे लेकिन साइड में बैठे एक आदमी पर नजर गई जो कि शायद किताबें बेच रहे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो स्कूटी से उतरने लगी तभी ट्रैफिक क्लियर हो गया। ये देखकर वो रुक गई और अपनी स्कूटी आगे बढ़ा दी, लेकिन चौराहे से घूमकर उस आदमी की शॉप से थोड़ा दूर रुक गई और स्कूटी से उतरकर उन दोनों के पास आई और बोली, अंकल ये बुक कितने के दिए? ये सुनकर उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा कोई भी बुक ले लो, जो मर्जी में आए दे देना। मायशा, लेकिन ऐसे कैसे अंकल, आप इतनी धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हो और उस पर भी फल ना मिले तो फिर क्या मतलब? आप जो भी पैसे बोलगे हम खरीद ले लेंगे, आप बस इन सब की कीमत बोलो। अंकल उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोला, बेटा किताबों का तो कोई मोल नहीं होता, बस इन्हें समझने वाला चाहिए। मायशा बोली, ये तो सही कहा अंकल, लेकिन अपनी मेहनत का तो फल बता दीजिए। अंकल बोले, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं देखा जो हर बात को समझ जाती है। मायशा मुस्कुराकर बोली, वो क्या है ना अंकल, हम दुनिया का इकलौता पिस है, अब हर कोई मायशा तो नहीं बन सकता ना। अब आप जल्दी से हमें ये सारी बुक दे दीजिए वरना अगर हम लेट हुए ना तो आंटी हमें बहुत डांटेगी। अंकल हैरानी से बोले, सारी बुक? मायशा बोली, हाँ सारी। वो क्या है ना, ये किताबें बहुत काम की है और हमें ज़रूरत भी थी तो हम किसी महंगी शॉप से क्यों ले और उन्हें ज़्यादा दाम क्यों दे, इससे तो हम आपसे ही सही दामों में लेंगे ना। अंकल ने हाँ में सर हिला दिया और बोले, मैं ये सारी किताबें पैक कर देता हूँ, आप मुझे इन सब का 1000 रुपये दे देना। मायशा प्यार से बोली, ओके। अंकल ने सारी बुक पैक कर दी और थैला उसे देते हुए, ये लो बेटा। मायशा ने उनकी किताबों को अपने हाथ में लेकर साइड में रखा और अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाल कर उन अंकल को देते हुए बोली, ये लीजिए। अंकल इतने सारे पैसों को देखकर हैरान हो गए और बोले, बेटा मैं इतने पैसे नहीं ले सकता, मुझे बस मेरी मेहनत की कमाई दे दो। मायशा बोली, अंकल इसमें 1000 आपकी मेहनत की कमाई है और बाकी हम आपको उधार दे रहे हैं, जिससे आप अपनी एक छोटी सी शॉप खोल लो, वहाँ पर आपकी मंथली इनकम अच्छी हो जाएगी, फिर आप हमें चूका देना। अंकल हैरान हो गए और बोले, बेटा मैं ये नहीं ले सकता। मायशा जिद करते हुए बोली, रख लीजिए। उसे एक कार्ड निकाल कर देते हुए बोली, ये लीजिए, जब आपके पास ये पैसे आ जाए तो इस पते पर देने आ जाना, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। अंकल उसकी जिद देखते हुए उससे वो पैसे और उसका एड्रेस ले लिया और उसे खूब सारी दुआ दे दी, क्योंकि मायशा पहली थी जिसने उनका दुख समझा था। घर में उनकी बीवी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और पैसों की तंगी, जिस वजह से उन्होंने अपने बच्चों का स्कूल भी छुड़ा दिया था, लेकिन मायथा की इस मदद से उनके पूरे परिवार में खुशियां छा गई थी। मायशा किताबें लेकर जाने लगी लेकिन अंकल बोले, रुको बेटा। मायशा रुक गई और पीछे मुड़ते हुए प्यार से बोली, जी। अंकल ने अपने पसंद झोले में से एक बुक निकालकर मायशा की तरफ बढ़ा दी और बोले, बेटा ये लो, ये बहुत खास है, ये मेरे पिताजी को एक भले करने के लिए इनाम के रूप में मिली थी और आपने जो आज मेरी मदद की उसके लिए इसे रख लो। मायशा बोली, नहीं मैं ये बुक नहीं ले सकती। अंकल बोले, बेटा रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। मायशा ने वो बुक ले ली और उनको शुक्रिया कर कर अपनी बुक लेकर स्कूटी लेकर वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद अंकल भी अपना सामान लेकर अपने घर के लिए निकल गए। उज्जवल होम अनाथालय। मायशा की स्कूटी आकर रुकी, वो अपना सामान लेकर अंदर आई तभी एक आवाज आई, मायशा आप इतनी देर तक कहाँ पर थी? मायशा के कदम रुक गए, उसके कशकर अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, आज तो गई मायशा। वो धीमे कदमों से पीछे मुड़ी तो सामने एक कम उम्र की एक लेडी खड़ी थी जो यहाँ की ओनर उर्मिला देसाई थी, जिसके माता पिता ने ये अनाथ आश्रम खोला था जिन्हें अब ये संभाल रही थी। इनका सरनेम यहाँ के सारे बच्चे यूज करते हैं। उर्मिला जी उसे घूरते हुए बोली, मायशा कहाँ थी आप? मायशा मासूमियत से बोली, सॉरी आंटी, आज ना ऑफिस में ज्यादा काम था और घर आते वक्त ट्रैफिक, ऊपर से हमारा घर यहाँ एकांत में है तो और ज्यादा वक्त लग गया। उर्मिला जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, क्योंकि मायशा अक्सर यही बहाना बनाती थी जब भी लेट होती थी। लेकिन वो उसे देखकर बोली, लेकिन ये आपके हाथ में क्या है? उन्होंने बुक की तरफ इशारा किया। मायशा बोली, ओह ये तो हम भूल ही गए, ये वो रास्ते में एक अंकल कुछ बुक बेच रहे थे तो हम लेकर आ गए, ये सारी बुक आप सब में बांट देना। उसने उन्हें बुक पकड़ा दी। उर्मिला जी बुक देखकर बोली, आप फिर किसी का भला कर कर आ रही है और खुद का नुकसान, आखिरी आपको मिलता क्या है ये सब कर कर? मायशा मुस्कुरा कर बोली, खुशी मिलती है,
ये बोलकर वो अंकल के द्वारा दी गई बुक को लेकर अपने रूम की तरफ भाग गई। उर्मिला जी उसकी हरकत पर मुस्कुरा कर रह गई और वो सारी बुक लेकर अपने केबिन में चली गई। मायशा अपने रूम में आई और उस बुक को अपनी टेबल पर रख दिया और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर बाहर आई और लैपटॉप पर बिजी हो गई। वो कोई ऑनलाइन सर्जरी करने के इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसकी वो सर्जरी 2 घंटे चली, जिसके बाद मायशा अपने बिजनेस की रिपोर्ट देखने लगी। मायशा दिखावे के लिए ऑफिस में 9 बजे से 1 बजे तक की जॉब करती थी, फिर घर आकर अपना खुद का काम करती थी। उसने सारा बिजनेस भरोसेमंद लोगों के हाथ में छोड़ा हुआ था, जिससे अगर कभी कुछ हो जाए तो वो लोग किसी भी गरीब की मदद करने से ना चुके, और वो लोग भी एंजल के नाम से हद से ज्यादा प्यार करती थी। आखिर करे भी क्यों ना, उसकी वजह से ही तो वो इतने ऊंचे मुकाम पर जो पहुंचे थे। मायशा को ऐसे ही रात हो गई, तब कोई उसके रूम का गेट किसी ने खटकाया तो उसने देखा कि एक लड़की थी जो उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। मायशा ने लैपटॉप को बंद किया और बाहर खाने के लिए चली गई। आधे 1 घंटे बाद वो खाना खाकर रूम में आई तो उसकी नज़र उस बुक पर गई, जिसके पन्ने की से आती हवा से खुल बंद रहे थे। ये देखकर मायशा उसके पास आई। उसने उस बुक को हाथ में लिया और देखा तो पता नहीं उसे बहुत खिंचाव महसूस हुआ। वो उस बुक को लेकर बेड पर बैठ गई। अब आगे मायशा की नज़र उस बुक पर गई जिसके पन्ने खिड़की से आती हवा से खुल बंद रहे थे। ये देखकर मायशा उसके पास आई। उसने उस बुक को हाथ में लिया और देखा तो पता नहीं उसे बहुत खिंचाव महसूस हुआ। वो उस बुक को लेकर बेड पर बैठ गई। मायशा ने उस बुक के टाइटल पर हाथ फेरा, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में सिंपल मगर एलिगेंट तरीके से खूबसूरती से लिखा हुआ था, द डॉक्टर्स लव। मायशा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस पर लिखा हुआ डॉक्टर शब्द उसे खुद की तरफ आकर्षित कर रहा था। उसने उसे खोला तो सबसे आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, वेलकम टू द नॉवल। मायशा ने दूसरा पन्ना पलटा। उस पर नॉवेल की स्टार्टिंग थी। वो उस नॉवेल को पढ़ने लगी। हीरो आक्रोश सिंह राणा, एक खतरनाक पर्सनैलिटी का डॉक्टर जो पूरे डॉक्टर वर्ल्ड में फेमस था। वो इस नॉवेल के सबसे महंगे और पॉपुलर कॉलेज और हॉस्पिटल में एजे टीचर और डॉक्टर काम करता था। इस वजह से एक विलिंग गर्ल, राहत कपूर, जो उसे काफी टाइम से उससे प्यार करती थी, उसने एडमिशन लिया, जिसे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एक अमीर फैमिली की जिद्दी बेटी थी, जिसने आक्रोश को पाने के लिए कॉलेज की एक टॉपर और सीधी स्टूडेंट हीरोइन काव्या शर्मा को हार्म करने की हर कोशिश की, लेकिन हर बार वो हीरो या कोई ना कोई उसे बचा ही लेता था, जिससे उस राहत को बहुत गुस्सा आता। उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि उसकी ऐसी हरकत की वजह से सब उससे दूर हो गए हैं। उसे सिर्फ खुद से मतलब था। वो अपनी फैमिली की भी कोई वैल्यू नहीं करती थी। उस पर बस उस डॉक्टर को पाने का जुनून सावर था। इसी वजह से उसने उसको छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की, लेकिन हीरोइन को हीरो ने बचा लिया और इस हाथापाई में वो खुद ही गिर गई थी, जिस वजह से वो कोमा में चली गई। फिर एक मास्क मैन ने उसकी जान ले ली। कुछ बातें स्टोरी के साथ पता चलेगी, जिसे देखकर मायशा की आंखों से आंसू गिरकर उस नॉवेल के पेज पर पड़ गए, लेकिन उसे आगे जानना था तो वो बोली, आगे क्या हुआ होगा देखते हैं। उसने आगे के पन्ने पलटे, लेकिन उन पन्नों पर इंक फैली हुई थी, जिसे आगे पढ़ पाना नामुमकिन था। जिसे देखकर मायशा बोली, ये आगे तो लिखी ही नहीं है, अब कैसे पढ़े। मायशा बुक के पन्ने को पलटते हुए बोली, एक काम करते हैं, कल अंकल से ही मिलकर पूछेंगे। ये बोलकर उसने उस नॉवेल वाली बुक को साइड में रख दिया और बैग पर सो गई। थोड़ी देर में इस नॉवेल को सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। उसके सोने के बाद वो नॉवेल अपने आप खुलने लगी और जो पेज पर डंक फैली हुई थी वो अपने आप एक खूबसूरत सी लिखावट में बदलने लगी, लेकिन उसे पढ़ने वाला अभी कोई नहीं था। अगली सुबह 6 बजे मायशा अपने रोज के टाइम पर उठी और जल्दी से अपना डेली रूटीन फॉलो कर वो बुक लेकर यहाँ से निकल गई, क्योंकि उसे जानना था कि उस नॉवेल में आगे क्या हुआ। उसकी स्कूटी अंकल की शॉप के पास आकर रुकी, लेकिन अंकल उसे कहीं नहीं दिखे, जिसे देखकर उसने अपने सर पर हाथ मार लिया और बोली, मायशा आप इतनी बुद्ध कैसे हो सकती हो। आपने ही थी उन्हें न्यू शॉप लेने का आइडिया दिया था ना, तो अब अंकल यहाँ पर कैसे मिल सकते हैं। ये बोलकर वो वापस अपनी स्कूटी के पास आई और उसमें बैठकर निकल गई। मायशा पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी। उसे पता नहीं क्यों उस बुक में हद से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। उसका दिल एक अलग सा जुड़ाव महसूस हो रहा था उस बुक के साथ, बाकी कैरेक्टर के साथ, जिसे वो समझ नहीं पा रही है। मायशा इसी सोच में थी। वो आगे बढ़ती जा रही थी, तभी मोड़ से एक ट्रक सामने आ गया। मायशा सोच में इतनी खो गई कि उसका ध्यान ही नहीं गया और उसकी उस ट्रक से खतरनाक टक्कर हो गई, जिससे मायशा उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। उसके सर से खून निकलने लगा। ये एक्सीडेंट देखकर वो कुछ इक्का दुक्का लोग देखने आ गए, लेकिन ड्राइवर डर गया, लेकिन फिर भी वो उतर कर आगे आया और मायशा के पास आकर उसे संभालते हुए बोला, मैडम कोई हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। मायशा, जिसकी नजरें सिर्फ अपने बैग पर थी, जिसमें से उसकी बुक नॉवेल द डॉक्टर देख रही थी, मायशा ने एक नज़र उस ड्राइवर को देखा जिसके चेहरे पर परेशानी थी। ये देखकर मायशा ने उसका ध्यान खुद की तरफ किया और उससे धीमी आवाज में अटकते हुए बोली, पे
वो ड्राइवर ने कान लगाकर ध्यान से सुना तो उसे समझ आया कि वो क्या कह रही है। उसने जल्दी से पेन और पेपर को ढूंढकर उसे दिया, जिस पर मायशा ने खून से सने हाथों से उस पर लिखा कि उसमें सारी गलती उसकी है, उस ड्राइवर ने कुछ नहीं किया तो उसे सजा ना दी जाए। और आपने साइन कर दिए और उस पेपर को ड्राइवर को थमा दिया, जिसे देख ड्राइवर ने उसे हैरानी से देखा कि ये लड़की कैसे किसी का इतना अच्छा सोच सकती है, जिस इंसान की वजह से उसकी जान जाने वाली हो, फिर चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। लेकिन वो जाते जाते भी उसे कोई परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। उसने उसे देखा और बोला, मैं उस ऊपर वाले से दुआ करूंगा जिसने आपका दिल इतना सोने का बनाया है, वो आपके साथ अन्याय ना करे, आपकी जिंदगी के साथ इंसाफ करे। मायशा दर्द से हल्का सा मुस्कुराई। उसने एक नज़र उस नॉवेल को देखा और उसकी तरफ इशारा किया, जिसे समझकर किसी व्यक्ति ने वो बुक उसके पास कर दी। मायशा ने खून से सने हाथ उस बुक पर रखे और उसकी सांस उखड़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया। उसकी नज़र अभी भी उस नॉवेल पर थी, जिसे देखकर उस ड्राइवर ने उसकी खुली हुई आंखें बंद की और ऊपर आसमान को देखकर बोला, इसे देखकर लगता इसने काफ़ी कुछ झेला है जो इसके चेहरे के पीछे झलकता है। या मेरे खुदा, तेरे घर इंसाफ है तो इस सच्चे दिल की रूह के हक में फैसला कर, मेरी दुआ कबूल कर मेरे मौला। कहते हैं ना, अच्छे इंसान को और उसकी अच्छाई को सब हमेशा याद रखते हैं। मायशा ने तो इस अनजान शख्स की मदद की थी मरते वक्त, और आपने हक में उसे दुआ करने को अपनी अच्छाई से मजबूर कर दिया था। और कहते हैं कि खुदा सच्चे दिल से की गई दुआ जरूर कबूल करते हैं। अब आगे दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल, काल्पनिक नाम। एक सफ़ेद कलर का विला जो बहुत सुंदर दिख रहा था, उसके आस पास हरियाली दिख रही थी जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। उसी विला के बाहर के गेट से अंदर जाने के गेट तक गार्ड खड़े थे जो कि वहां की पहरेदारी कर रहे थे। ये विला जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से था। इसी खूबसूरत विला के एक कमरे में एक परी के जैसी दिखने वाली लड़की सीधी लेटी हुई थी। उसमें कोई हलचल नहीं थी, उसके आसपास मशीनें लगी हुई थी। अचानक उसके हाथ की उंगलियां हिलने लगी, उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी और उसके पूरे शरीर में हलचल होने लगी। और देखते ही देखते झटके से वो लड़की उठकर बेड पर बैठ गई और तेज तेज सांस लेने लगी। थोड़ा संभलने के बाद वो लड़की चारों तरफ देखकर बोली, हम कहाँ पर हैं? हम तो मर गए थे ना, फिर ये मशीनें, ये सब क्या है? उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो अपने आखिरी वक्त को याद कर रही थी ताकि शायद उससे कुछ पता चल जाए कि वो कहाँ पर हो सकती है, लेकिन उसे कुछ याद न आया। उस लड़की ने उस रूम को फिर से एक नज़र देखा और बड़बड़ाई, ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तभी उस लड़की की नज़र साइड में रखे कांच के वाश के रिफ्लेक्शन पर गई और वो तेज आवाज में बोली, ओह तेरी, ये तो बिल्कुल उस नॉवेल के विलेन के स्केच जैसी दिख रही है। मतलब हम उस नॉवेल में आ गए हैं। ऊपर देखकर मासूम आवाज में बोली, लेकिन ऐसा कैसे कर सकता है गॉड जी, हमने तो आज तक एक चींटी तक नहीं मारी, लेकिन बदले में अपने क्या किया, हमारे रिबोन इस नॉवेल में कर दिया। किया तो किया, वो भी विलेन गर्ल के शरीर में। अब हमें सारा रायता समेटना पड़ेगा, उसमें कितनी मेहनत लगती है। बस आप मदद कर देना, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। अब आपको दोष देने का भी क्या फ़ायदा, आप तो जो भी करते हो भले के लिए करते हो। अब पता नहीं इसमें हमारे क्या भला है, लेकिन फिर भी हम इसे स्वीकार करते हैं। ये उनमें से नहीं थी जिसके शायद कुछ हो जाए और वो उसे लेकर बैठी रहे। वो मूव ऑन करना बहुत जल्दी जानती थी। लड़की अब मासूमियत से बोली, अब आपसे मांग लिया है तो आप देर सवेरे दे ही दोगे। राहत, ये सुनकर वो चौंक गई और बोली, कौन है, सामने आओ। उसके ये कहते ही हवा में एक छोटी सी परी नजर आने लगी, जिसे देखकर राहत खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से बोली, ओह माय गॉड लिटिल फेरी। लिटिल फेरी उसकी हरकत पर मुस्कुराकर बोली, हाँ राहत, हम ये है लिटिल फेरी लैला जो इस नॉवेल वर्ल्ड में आपकी मदद के लिए आई है। राहत ये सुनकर खुश हो गई और बोली, मतलब हमारे पास मैजिकल पावर होंगी? लिटिल फेरी बोली, हाँ, इस नॉवेल में आपके जन्म के साथ ही काफ़ी चीज़ें बदली है, इसलिए आपको भी पावर मिली है ताकि आप अपनी हिफाजत कर पाए, लेकिन वो शक्तियाँ आपको ज़रूरत पड़ने पर ही अपने आप जागृत हो जाएगी। राहत खुशी से बोली, हमें चलेगा चलेगा। फिर लिटिल फेरी को देखकर बोली, क्या आप हमारी एक मदद कर सकती है? लिटिल फेरी उसे देखकर बोली, कैसी मदद? राहत उसे देखकर बोली, ज़्यादा नहीं, बस हमें इस बॉडी की असली सोल ने अब तक क्या गड़बड़ की है, उसकी फैमिली वगैरह के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है, तो क्या आप बता सकती हो? लिटिल फेरी बोली, जी जरूर। ये बोलकर उसने अपनी छोटी सी छड़ी से रोशनी निकाली और उसे राहत के सर पर लगा दिया। इसी के साथ राहत ने आंखें बंद कर ली और उसके सामने सब आने लगा, जैसे कि राहत की फैमिली में कौन कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, और राहत ने जो गड़बड़ की थी वो यहाँ हॉस्पिटल कैसे पहुंची, वागेरा वागेरा सब उसके दिमाग में आ गया। इसी के साथ उसने आंखों खोली और हैरानी से बोली,
इस विलेन गर्ल ने तो बहुत कांड किए हैं जिन्हें सुधारते सुधारते हमारी जिंदगी ही कम पड़ जाएगी। फिर खुशी से बोली, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि इनकी फैमिली है जो अब हमारी फैमिली है, मतलब हमारे पास भी फैमिली है, उनका पैसा उनकी पावर सब अब हमारी है। मायशा को अनाथ होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए हर चीज की उसकी लाइफ में अलग वैल्यू थी। लिटिल फेरी उसे देखकर मुस्कुराए और बोली, राहत अब हमें चलना चाहिए। उसकी तरफ एक सुंदर सा चांद और तारे वाला ब्रेसलेट बढ़ाकर बोली, इसी रख लीजिए, जब भी आपको जरूरत लगे आप इन चांद तारों को रब कर कर बोलना, हम यहाँ आ जाएंगे। राहत ने ब्रेसलेट ले लिया और अपने हाथ में पहन लिया। इसी के साथ उसके हाथों से रोशनी निकली और जल्द ही खत्म हो गई, जिसे देखकर राहत ने चमकती आंखों से लिटिल फेरी को देखा, जिसे देखकर लिटिल फेरी मुस्कुराकर वहां से डिस्पया हो गई। राहत ये देखकर बोली, चलो थोड़ी तो जिंदगी आसान हुई, बाकी हम बना लेंगे। आलासी आवाज में बोली, लेकिन फिलहाल हमें बहुत नींद आ फिर है, हम चले सोने। ये बोल वो वापस बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। उसे थकान हो रही थी तो नींद आ गई। अब आगे आधे घंटे बाद उस रूम का गेट खुला और सिंपल सी मगर एलिगेंट साड़ी पहने एक लेडी बाहर आई। उस लड़की के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उनकी आंखें नम थी। वो बोली, प्रिंसेस जल्दी से ठीक हो जाओ, आप ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, प्लीज बच्चा जल्दी से ठीक हो जाओ। उनके आंसू उस लड़की के हाथ पर गिर गए, जिससे उसकी आंखें खुलने लगी। लड़की ने आंखें खुलते ही सामने खड़ी लेडी को हैरानी से देखा था। उसे देखकर वो लेडी खुश हो गई। वो बोली, प्रिंसेस आप ठीक हो? लड़की में सुनकर याद करने की कोशिश करती है तो उससे याद आ जाता है कि ये इस विलेन गर्ल की मम्मा रागिनी कपूर है, मतलब अब उसकी भी मम्मा है। वो खुश हो गई और चहकती आवाज में बोली, मम्मा। वही रागिनी जी भी अपनी बेटी के मुंह से इतने प्यार से खुद के लिए मां सुनकर खुश हो गई। लड़की उठकर उनके गले लग गई, जिस पर वो उनका सर सहलाने लगी। उनकी आंखों में नमी आ गई थी। तभी रूम का गेट खुला, जिससे उन दोनों का ध्यान उधर गया तो लड़की को याद आया कि ये विलेन गर्ल के पापा रविंद्र कपूर खड़े थे। वो खुद उन दोनों माँ बेटी को ऐसे देखकर शॉक हो गए थे। लड़की खुशी से चिल्लाई, डेरा। ये सुनकर वो होश में आए और आगे बढ़े तो लड़की उनके भी गले लग गई। वही वो भी अपनी बेटी के इस प्यारे बर्ताव को देखकर शौक थी, क्योंकि उनकी बेटी तो कभी किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, लेकिन अभी ऐसे खुश हो रही थी जैसे पता नहीं उसे कौन सा खजाना मिल गया हो। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो उन्होंने इशारे से सब सही होने का बोल दिया, जिससे उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उन्होंने साथ में उन्हें भी गले लगा लिया। वो एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। लड़की उन दोनों के गले लगे हुए मन में खुश होते हुए बोली, ये अब हमारे पास भी मम्मा डेरा है, अब हम भी आपने सारे काम करवा सकते हैं जिन कर सकते हैं। जब से हमारी लाइफ में खुशियों ही खुशियां होंगी। उसे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला था, उसे रिश्तों की कदर थी। रविंद्र और रागिनी जी ने अपनी बेटी से अलग हुए और उसे देखा, जो पलकें झपकाते हुए मासूमियत से उन्हें ही देख रही थी। ये देखकर हताक्षी जी प्यार से बोली, क्या हुआ प्रिंसेस? लड़की मासूमियत से बोली, मम्मा राहत को बहुत तेज भूख लग रही है। उस विलेन गर्ल का नाम राहत कपूर था। अपनी बेटी को इतने प्यारे बर्ताव को देखकर रविंद्र जी धीमे से अपनी बीवी से बोले, रागिनी ये हमारी प्रिंसेस ही है ना? रागिनी जी ने उन्हें घुरा तो वो चुप हो गए और राहत की तरफ देखकर बोले, क्या खाएगी हमारी प्रिंसेस? राहत पाउट बनाकर बोली, हम बटर पनीर और ढेर सारे रसगुल्ले खाएंगे। रागिनी जी और रविंद्र जी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी स्माइल आ गई। रविंद्र जी बोले, प्रिंसेस अभी आप ठीक नहीं हुए हो, इसलिए ये सब नहीं मिलेगा। राहत के चेहरे पर उदासी छा गई। वो बोली, लेकिन राहत को तो यही खाना है ना? रागिनी जी से राहत का उदास चेहरा देखा नहीं गया। वो बोली, आप एक काम करो, डॉक्टर को बुलाओ, अगर डॉक्टर ने परमिशन दे दी तो आप प्रिंसेस को ये मसाले वाला खाना लाकर दोगे। रविंद्र जी ने हाँ में सर हिला दिया और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने राहत को चेक किया। वो खुद भी शौक थे कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है, लेकिन शुक्र था कि वो ठीक है, क्योंकि इन सब ने मिलकर बेचारे डॉक्टर को बहुत परेशान किया था। डॉक्टर बोले, जी सर अब ये ठीक है, बस इनकी कुछ रिपोर्ट आ जाए फिर ये कंफर्म हो जाएगा, फिर आप चाहे तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। रविंद्र जी ने हाँ में सर हिला दिया। वही राहत भी खुश हो गई और बोली, आप तो राहत को खाना खिला दो। सब ने उसे देखा, जो बड़ी प्यारी लग रही थी। रागिनी जी ने रविंद्र जी को कुछ इशारा किया तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और थोड़ी ही देर में केबिन में खाना आ गया, जिसे देखकर राहत खुश हो गई और मजे से खाना खाने लगी। अपनी बेटी को ऐसे खुश देखकर रविंद्र जी और रागिनी भी खुश हो गए। 2 घंटे बाद राहत के वार्ड में राहत बेड पर लेटी हुई थी। उसके ग्लूकोज की बोतल लग रही थी, जिसे देखकर वो मुंह बनाकर बोली, डेरा उस नर्स को बोलो ना इसे फास्ट चलाए, पिछले इतनी देर से ये बोतल खत्म ही नहीं हो रही है। रविंद्र जी बोले, प्रिंसेस आपको क्या करना है, आप पिछले 20 मिनट में 20 बार यही बात बोल रही हो। राहत मुंह फुलाकर बोली, डेरा हम भी डॉक्टर बनने वाले हैं, हमें पता है कौन सी चीज कैसे होती है।
वो आपने ज़माने की तो बहुत बड़ी डॉक्टर थी, लेकिन इस जन्म भी वो डॉक्टर की ही पढ़ाई कर रही थी। रविंद्र जी बोले, जी प्रिंसेस, आप डॉक्टर बनने वाली है, बनी नहीं है। राहत मुंह बनाकर बोली, तो जल्द ही बन भी जाएंगे और सबसे पहले आपको ही बड़ी वाली सुई लगाएंगे, देख लेना। ये बोलकर उसने मुंह फुला लिया। रविंद्र जी ने ये सुनकर रागिनी जी की तरफ देखा, जो उन्हें ही देखकर हंस रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड को सुई से कितना डर लगता है। वही रविंद्र जी ने उन्हें घुरा तो उन्होंने भी मुंह फेर लिया। रविंद्र जी के चेहरे पर भी ना चाहते हुए हंसी तेर गई। आखिर कितने समय बाद उन्होंने अपनी बेटी और बीवी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट देखी थी। राहत तिरछी नजरों से उन दोनों को देखकर मासूमियत से बोली, आप दोनों हम पर हंस रहे हो। रागिनी जी बोली, अरे नहीं प्रिंसेस, वो क्या है ना, आपके डेरा को ना सुई से डर लगता है, बस इसलिए हंसी आ गई थी। राहत चमकती आंखों से रविंद्र जी को देखने लगी, जिसे देखकर रविंद्र जी बोले, बिल्कुल भी नहीं प्रिंसेस, आपके डेरा किसी से नहीं डरते। अब भी एक पिता अपनी बेटी का हीरो होता है। रविंद्र जी आगे बोले, और डर मुझे नहीं, आपकी मम्मा को लगता है। पता है, एक बार सुई लगी तो इन्होंने आपने नाखून से मेरे हाथ से खून निकाल दिया था। रागिनी जी उन्हें घूरते हुए बोली, ओह मैंने किया था, लेकिन आपने तो पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया था। राहत उन दोनों की नोक-झोंक देखकर खिलखिला कर हंसने लगी, जिससे उसके गोरे फुले हुए गाल हल्के लाल हो गए थे और हंसते वक्त पढ़ते वक्त उसके वो डिंपल वो बिल्कुल डॉल की तरह लग रही थी। वहीं उसकी खिलखिलाहट सुनकर रविंद्र जी और रागिनी जी अपनी लड़ाई नोक-झोंक छोड़कर उसे देखने लगे। उनकी आंखों में नमी के साथ एक सुकून था कि उनकी प्रिंसेस अब बदल गई है। वो अचानक आए इस बदलाव से हैरान भी थे, लेकिन खुश भी थे। राहत हंसते हुए बोली, मम्मा डेरा, आप दोनों ने ही एक दूसरे की पोल खोल दी। रागिनी जी और रविंद्र जी एक साथ बोले, आपकी इस हंसी के लिए तो हम मरना भी पसंद करेंगे। राहत में उन दोनों की जान बसती थी। राहत की हंसी एकदम से बंद हो गई। वो उन दोनों को घूरते हुए गुस्से से बोली, खबरदार, अगर मरने की बात की तो राहत कभी बात नहीं करेगी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसे कभी अपनों का प्यार नहीं मिला, अब जब मिल रहा है तो वो उसे खोना ही नहीं चाहेगी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। राहत की नम आंखें देखकर रविंद्र जी और रागिनी जी दोनों उसके पास आए और रागिनी जी बोली, प्रिंसेस डोंट क्राई, हमने तो बस ऐसे ही। राहत गुस्से से रोते हुए बोली, बस ऐसे ही मरने को बोल दिया, गलत बात है ना ये। रविंद्र जी बोले, शह प्रिंसेस, आप रोना बंद करो, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, रोओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। राहत सिसकते हुए बोली, कोई बात नहीं, फिर हम मर जाएंगे ना। रागिनी जी और रविंद्र जी तड़प कर बोले, प्रिंसेस। राहत ये सुनकर बोली, बुरा लगा ना, हमें भी लगा था, हमें नहीं खोना आप दोनों को। रविंद्र जी ने उसे गले लगा लिया और सर सहलाकर बोले, अच्छा डेरा, सॉरी बोलते हैं, आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। रागिनी जी भी उसे दूसरी तरफ से गले लगाते हुए बोली, मम्मा भी प्रॉमिस करती है आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे। राहत उन दोनों को बारी बारी मासूमियत से देखकर बोली, पिंकी प्रॉमिस। रागिनी जी और रविंद्र जी उसे देखकर बोले, पिंकी प्रॉमिस, लेकिन आप भी वादा करो कि आप भी मरने की बात नहीं करोगी। राहत उन्हें देखकर पाउट बनाकर बोली, हाँ नहीं करेगी। रविंद्र जी और रागिनी जी ने उसे गले लगा लिया। फिर अलग होकर रविंद्र जी बोले, अच्छा प्रिंसेस, अब आप आराम कर लो। राहत को वैसे भी थकान हो रही थी तो उसने हाँ में सर हिला दिया और लेट गई, जिसे देखकर रविंद्र जी ने नस को बुलाकर उसकी ग्लूकोज की सिरिंज हटवा दी। फिर रागिनी जी वही उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगी, जिससे थोड़ी ही देर में राहत को नींद आ गई। रागिनी जी उसका सर सहलाते हुए बोली, रवि, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारी प्रिंसेस ने हमसे कितने प्यार से बात की और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया। रविंद्र जी बोले, हाँ रागिनी, तुम सही बोल रही हो, आज मुझे भी लगा जैसे हम एक अलग ही प्रिंसेस से मिले। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये हमारी प्रिंसेस ही है। रागिनी जी बोली, यकीन कर लीजिए, ये हमारी प्रिंसेस ही है, बस ऊपर से यही दुआ है कि हमारी प्रिंसेस फिर से ना बदले। रविंद्र बोले, सही कह रही हो। रागिनी जी फिर बोली, क्या वो दोनों नहीं आए? रविंद्र जी उन्हें देखकर बोले, मैंने कॉल कर दिया था, लेकिन बिजी होने की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। रागिनी जी बोली, क्या वो प्रिंसेस से नाराज है? रविंद्र जी गहरी सांस लेकर बोले, पता नहीं रागिनी, प्रिंसेस ने जो उन दोनों के साथ किया है, सबके साथ किया है, उस वजह से सब उन्हें नापसंद करते हैं। रागिनी जी बोली, लेकिन अब तो प्रिंसेस का बर्ताव ठीक है ना? रविंद्र जी बोले, कब तक रहेगा? अगर प्रिंसेस ने फिर से उन दोनों को साथ देखा तो फिर से भड़क जाएगी ना। रागिनी जी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, आखिर उनकी बात भी सही थी। रविंद्र जी उन्हें चुप देखकर बोले, टेंशन मत लो, सब वक्त पर छोड़ दो, वक्त सब ठीक कर देता है। रागिनी जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, प्रिंसेस की छुट्टी कब होगी? रविंद्र जी बोले, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगे।
रागिनी जी ने हाँ में सर हिला दिया और रविंद्र जी और रागिनी जी ने राहत को देखा जो उनकी साड़ी का छोर और रविंद्र जी की उंगली पकड़कर सुकून की नींद सो रही थी। उसे ऐसे देखकर उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब आगे। एक हफ्ते बाद 1 वीक लैटर। एक सुंदर सा खूबसूरत कमरा जिसका थीम पिंक कलर का था। इसी कमरे में एक बड़ा सा पिंक कलर का बेड था। उस पर एक सुंदर सी लड़की पिंक कलर के टेडी को पकड़कर सुकून की नींद सो रही थी। उस रूम का गेट खुला और एक सुंदर सी लेडी जिसने सिंपल साड़ी पहनी हुई थी वो और कोई नहीं रागिनी जी ही थी। रागिनी जी अंदर आई और बेड के पास आकर प्यार से बोली, प्रिंसेस बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। वो खूबसूरत सी लड़की कोई और नहीं हमारी प्यारी राहत है। राहत नींद में बोली, मम्मा थोड़ी देर होने सोने दो। रागिनी जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, प्रिंसेस उठ जाओ ना, देखो सूरज सर पर आ गया है। राहत नींद में अपना चेहरा फेरते हुए बोली, तो सूरज को बोल दो फिर से पैरों पर आ जाए। रागिनी जी ने उसकी बात सुनकर सर पिट लिया। तभी रविंद्र जी रूम में आए और बोले, क्या हुआ रागिनी? रागिनी जी उन्हें देखकर बोली, होना क्या है देखिए ना, प्रिंसेस उठी नहीं रही है, पता नहीं हॉस्पिटल से आने के बाद उलासी हो गई है। रविंद्र जी उन्हें देखकर बोले, रागिनी खबरदार मेरी प्रिंसेस के बारे में कुछ भी कहा तो और तुम जाओ नाश्ते की तैयारी करो, मैं प्रिंसेस को लेकर आता हूँ। रागिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। ये बोलकर वो चली गई। रविंद्र जी बेड पर बैठकर प्यार से राहत के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, प्रिंसेस बच्चा उठ जाओ। राहत का थमसाकर उनकी गोद में सर रखते हुए बोली, बेटा प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। रविंद्र जी उसका सर सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस जो सोवत है वो खोवत है। राहत ये सुनकर बोली, अभी हमारे पास ऐसा क्या जो हम सोएगी तो खोएगे, बेटा सुबह सुबह कन्फ्यूज मत करो। रविंद्र जी उसकी बात सुनकर बोले, अरे मेरी प्रिंसेस भूल गई कि आज कौन सा दिन है। राहत मुश्किल से अपनी आंखें खोलती हुई बोली, क्या है आज? रविंद्र जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे रात को आपके भाई वापस आ गए थे, भूल गई आप। राहत झटके से उठकर बैठ गई और बोली, बेटा हम ये तो भूल ही गए थे। रविंद्र जी उसके बिखरे बालों को सही करते हुए बोले, इसलिए तो मैं आया हूँ ताकि अपनी प्रिंसेस को याद दिला सकूं। राहत खुशी से उनके गले लगते हुए बोली, इसलिए ही तो यू आर बेस्ट डेड इन द वर्ल्ड। रविंद्र जी ने भी उसे गले लगा लिया, फिर बोले, अब जल्दी से तैयार होकर जल्दी नीचे आओ। राहत ने हो में सर हिला दिया और जल्दी से बेड से खड़ी होकर गिरती पड़ती बाथरूम में भाग गई, जिसे देखकर रविंद्र जी ने ना में सर हिला दिया और वहां से चले गए। आधे घंटे बाद राहत बाथरूम से बाथरों पहनकर एक टॉवल से बाल सूखते हुए बाहर आई और मिरर के सामने जाकर खुद को देखकर क्यूटली आवाज में बोली, हाय मैं कितनी हॉट लग रही हूँ, नजर ना लगे हमें। ये बोलकर उसने टॉवल को रखकर खुद की ही ब्लेया ले ली, फिर फ्लाइंग किस की और हेयर ड्रायर मशीन से आपने बाल सुखाने लगी। उसके बाद वो सीधे क्लोजेस्ट में गई। 10 मिनट बाद राहत पिस्ता कलर की लूज पेंट और ब्लैक शर्ट टी शर्ट पहनकर चाहर आई, फिर से मिरर के सामने खड़े होकर आपने बाल कॉम्ब किए और उन्हें खुला छोड़ दिया, फिर होठों पर लिप ग्लोस लगा ली। राहत खुद को मिरर में देखकर बोली, हाय अब तो हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उसे खुद की तारीफ बहुत पसंद था, या ये कह सकते हैं कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड थी। राहत फिर बोली, लेकिन राह आपको खुद की तारीफ करने से पहले आपने भाइयों से मिलने का सोचना चाहिए। आपको देखकर उनके रिएक्शन कैसे होंगे, क्योंकि जो पहले वाली राहत ने किया है उसके बाद तो शायद ही कोई आपको पसंद करे। ये बोलकर वो सोचने लगी कि रियल राहत ने क्या किया। दरअसल राहत डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। वो अभी 2nd ईयर में है और वो शहर के बेस्ट कॉलेज से पढ़ रही है। वहाँ के कुछ डॉक्टर और स्टूडेंट को एक कैंप में ले जाना था जहाँ पर वो गांव के गरीब लोगों का फ्री में इलाज करते, लेकिन राहत का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसे पढ़ने से ज़्यादा वहाँ के डॉक्टर आक्रोश सिंह राणा में इंटरेस्ट था। लेकिन आक्रोश ने ही मना कर दिया, वो नहीं जाएगी। इससे राहत को बहुत गुस्सा आया क्योंकि सबने इस बात पर उसे बहुत चिढ़ाया था। ऊपर से काव्या भी जा रही थी जो उसे बिल्कुल पसंद थी। बस इसी गुस्से में उसने काव्या को सीढ़ियों से बक्का देने की कोशिश की, लेकिन गलती से खुद ही गिर गई जिससे उसे बहुत चोट आई थी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके कर्म ही ऐसे थे कि किसी को कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी हर बदतमीजी को भी नजरअंदाज कर देते थे। राहत ने आक्रोश के लिए अपने मम्मा पापा और दोनों भाइयों की भी बहुत बार इंसल्ट की, उनसे ऊंची आवाज में बात की, उनसे रिश्ते तक खत्म कर दिए थे। इसलिए जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसके भाई उसके पास होने की जगह उसका भाई अंशुमन तो डॉक्टर कैंप में था और बड़ा भाई आर्यमन इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप पर गया हुए थे। वो कल रात को ही वापस आए हैं। राहत सोचते हुए बोली, लेकिन ये सब तो उस विलेन राहत ने किया था ना, लेकिन हम तो क्यूट सी प्यारी सी एंजल है, कोई हमसे ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकता। हम मना ले गया, आखिर हमें भाई मिले हैं, वो भी पैसे वाले, तो बहन होने के नाते हम उनसे ढेर सारे पैसे लूट सकते हैं, फिर उससे रसगुल्ले खाएंगे। अब भाई चाहे गरीब हो या अमीर, उसे लूटने वाली बहन तो हर जगह होती ही है।
राहत ने यही सोचकर उसने जल्दी से जूते लिए और उसे पहन लिए और भागकर नीचे चली गई। हॉल में अब आगे। हॉल में रविंद्र जी और उनके साथ अंशुमन और आर्यमन बैठे हुए थे। तभी वहां पर रागिनी जी आई और रविंद्र जी से बोली, आप प्रिंसेस को लेने गए थे, कहाँ है वो? रविंद्र जी जो आपने दोनों बेटों को इग्नोर कर फोन में मेल चेक कर रहे थे, लेकिन अपनी बीवी की आवाज सुनकर उन्हें देखकर बोले, प्रिंसेस रेडी होकर आ रही है, तुमने नाश्ता रेडी कर दिया? रागिनी जी उन्हें देखकर बोली, हाँ रेडी कर दिया है, वो भी सब आपकी प्रिंसेस की पसंद का, लेकिन वो है कहाँ? एक प्यारी सी मीठी सी आवाज आई, हम यहाँ हैं मम्मा। सबका ध्यान उधर गया जहां पर राहत खड़ी थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी जिसे देखकर उसके दोनों भाई शौक हो गए थे कि उनकी बहन जो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती वो इतनी प्यारी मुस्कान लिए खड़ी। और उसने अभी प्यार से बात की। वही रविंद्र जी आपने दोनों बेटों का चेहरा देखकर मन ही मन हंस रहे थे, क्योंकि वो इन दिनों अपनी बेटी को थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे कि वो सीधी तो बिल्कुल नहीं है, जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। रागिनी जी राहत को देखकर बोली, अगर अब वहां खड़े होकर स्टाइल मार लिया हो तो नीचे आने का कष्ट करेगी आप? नाश्ता ठंडा हो रहा है। एक माँ जो आपने बच्चों की कभी भी कहीं भी इंसल्ट करने का ओहदा रखती है। राहत उनकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, आप तो ना राहत से जलते हो, इसलिए देखो कितने ब्लैक ब्लैक हो गए। ये बोलकर वो साइड की रेलिंग पर बैठकर स्लिप होते हुए नीचे आने लगी। आर्यमन और अंशुमन दोनों तो हैरान हो गए, वही रविंद्र जी को हंसी आ गई। रागिनी जी राहत को घूर कर देखती है, लेकिन उसके ऐसे नीचे आने से वो चारों घबरा जाते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए चारों एक साथ बोलते हैं, संभल कर। लेकिन राहत तक नीचे आ गई थी। रविंद्र जी और रागिनी जी उसके पास जाते हुए फिक्र से बोले, लगी तो नहीं ना, आप ठीक है? राहत अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, ओह मम्मा डेरा, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। खुशी से बोली, बल्कि हमें तो ऐसे मजा आया, स्लिप होकर सीधे नीचे आ गए, इससे हमारी एनर्जी बच गई और हमारे गोरे गोरे नर्म सुंदर पैर भी नहीं दुखे। राहत की बात सुनकर रागिनी जी और रविंद्र जी ने ना में सर हिला दिया, जैसे कह रहे हो कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। रागिनी जी ने उसे घुराती राहत ने मासूम सा चेहरा बना लिया, जिससे रागिनी जी पिघल गई और बोली, अच्छा ठीक है, अब चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। राहत ये सुनकर खुशी से बोली, हमारे रसगुल्ले? रागिनी जी बोली, हाँ हाँ वो भी है। बस यही सुनने की देरी थी कि राहत ट्रेन की स्पीड से वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ भाग गई। वो चारों उसकी स्पीड को ही देखते रह गए। रविंद्र जी होश में आए और बोले, चलो, ये बोलकर वो भी आगे बढ़ गए। अंशुमन रागिनी जी से बोला, मोम थे सब और ये इतना कैसे बदल गई? रागिनी जी ये सुनकर उसे देखकर बोली, तुम बस इतना समझ लो कि हमें हमारी प्रिंसेस वापस मिल गई है, जिसे अब ना तो हम कहीं खोने देंगे और ना किसी को उसे हार्म करने देंगे। ये बोलकर वो वहां से चली गई, क्योंकि वो अपने दोनों बेटों से नाराज थी कि इन दोनों ने राहत की साइड क्यों नहीं ली, कि उसे सपोर्ट किया जो राहत के दर्द की वजह बना। लेकिन अंशुमन और आर्यमन का मानना था कि जो गलत है वो गलत ही है, वो दोनों भी सही थे और रागिनी जी और रविंद्र जी भी सही थे। आर्यमन ने उसे चलने का इशारा किया तो दोनों भाई भी चेयर की तरफ बढ़ गए, जहां पर राहत बैठी प्लेट को चम्मच से बजा रही थी, साथ में जोर जोर से बोल रही थी कि भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। वो उन दोनों को छोटी बच्ची लग रही थी, उस पर से उसका वो क्यूट सा चेहरा जो किसी को भी खुद की तरफ आकर्षित करने पर मजबूर कर दे। लेकिन वो हैरान भी थे कि राहत इतनी कैसे बदल गई। जहाँ पर पहले उसके चेहरे पर चीड़ गुस्से वाले भाव रहते थे, वही अब क्यूटनेस और चमक थी। आखिर इसके पीछे राज क्या है? क्या सच में वो बदल गई है या ड्रामा ही कर रही है? रागिनी जी किचन से खाना ला रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर आर्यमन और अंशुमन पर गई वो बोली, बैठ जाओ दोनों। ये सुनकर वो दोनों होश में आए और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। राहत रविंद्र जी से धीमी आवाज में बोली, डेढ़ा ये भाई और भाइयों के चेहरे इतने सिरे से क्यों बने हुए हैं? रविंद्र जी ये सुनकर बोले, बेटा ये दोनों पैदाइशी से है खड़ूस। राहत ये सुनकर पाउट बनाकर बोली, लेकिन हम तो कितने क्यूट प्यारे हैं ना, अब वो खुद की तारीफ करने का मौका कैसे छोड़ सकती थी? रविंद्र जी ये सुनकर बोले, हाँ मेरी प्रिंसेस तो दुनिया का सबसे प्यारा और शांत बच्चा है, हद से ज्यादा क्यूट और खूबसूरत। उन्हें पता था कि उनकी बेटी को खुद की तारीफ कितनी पसंद है। राहत ये सुनकर खुश हो गई और मासूम बनते हुए अपनी आंखें टिमटिमाने लगी। वो बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही थी। वही राहत और रविंद्र जी को लग रहा था कि वो धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, इसलिए कोई नहीं सुन रहा होगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि अंशुमन और आर्यमन की चेयर पास ही थी, तो वो दोनों सारी बातें सुन रहे थे और फिर से हैरान रह गए। लेकिन जब उन्होंने राहत का डॉल वाला अवतार देखा, वो खुद भी देखते रह गए कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। रागिनी जी ये सुनकर बोली, बहुत हो गई बातें, अब चुपचाप नाश्ता करो। ये बोलकर वो राहत के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर बोली,
डेढ़ा आपकी जान हमसे जलती है, इसलिए जब भी हमारी तारीफ होती है वो चुप करवा देती है। अब आगे रविंद्र जी ये सुनकर बोले, ठीक है तो हमारी लिटिल जान, हम हमारी बड़ी जान को समझा देंगे कि वो अब आपसे ना जले, अब आप खाना खाओ। ये बोलकर वो उसे अपनी प्लेट में से ही खिलाने लगे। राहत उनके हाथ से खाते हुए क्यूटली आवाज में बोली, ओके ओके, और ये भी बता देना कि आप अपनी लिटिल जान से ज्यादा प्यार करते हो। रविंद्र जी ने हाँ में सर हिला दिया। राहत फिर रागिनी जी को देखती है और क्यूट आवाज में बोलती है, डेढ़ा की जान आप ही खिलाओ। रागिनी जी जो उसकी बात सुनकर उसे ही देख रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसे खिलाने लगी। इस एक हफ्ते में राहत की आदत हो गई थी या तो रविंद्र जी के हाथ से खाती या फिर रागिनी जी के हाथ से ही खाती थी, क्योंकि मायशा को कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला था, लेकिन राहत के पास सब कुछ था तो वो हर रिश्ते हर एहसास को जीना चाहती थी। वही आर्यमन और अंशुमन दोनों फिर से हैरान हो गए, क्योंकि राहत बेतुकी बातें कर रही थी और रागिनी जी और रविंद्र जी उसकी बेतुकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उसका जवाब भी दे रहे थे, उन दोनों को जैसे इग्नोर ही कर दिया था। उन चारों ने नाश्ता किया, उसके बाद राहत क्यूट आवाज में बोली, हमारे रसगुल्ले कहाँ है। रागिनी जी ये देखकर बोली, हाँ मेरी बच्चा आपके रसगुल्ले आ रहे हैं। ये बोलकर उन्होंने सर्वेंट जो रसगुल्ले लाने को कहा तो वो चली गई। राहत अपनी टिमटिमती आंखों से आर्यमन और अंशुमन को देखने लगी। जब उन दोनों ने खुद को उसे देखते पाया तो जैसे सारी नाराजगी सारा गुस्सा हवा हो गया। उनका दिल कर रहा था कि वो उससे बात करे, लेकिन कैसे शुरुआत करे उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। वहीं जब ये रविंद्र जी और रागिनी जी ने देखा तो उनका भी दिल यही कह रहा था कि उनके बच्चों की सारी गलतफहमी दूर हो जाए। राहत जो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके रसगुल्ले आ गए और वो सब कुछ भूल कर रसगुल्ले की कटोरी लेकर बैठ गई और उसे देखकर उदास सा मुंह बनाकर बोली, ये तो एक ही है। रागिनी जी बोली, वो इसलिए कि ताकि आपके दांत खराब ना हो। राहत पाउट बनाकर बोली, लेकिन डेरा के पास इतना सारा पैसा है, उससे दांतों का इलाज हो जाएगा ना, तो दे दो ना। और रसगुल्ले, इस एक रसगुल्ले से राहत का क्या होगा। रागिनी जी बोली, प्रिंसेस आपको दिन में जब मर्जी होती है तब आपको रसगुल्ले खाने होते हैं, पता है ना, ज्यादा मीठा अच्छा नहीं होता। राहत को बहुत समझ आ गया, उसने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया, जिसे देखकर रागिनी जी बोली, मेरा अच्छा बच्चा। राहत के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन रसगुल्ले से उसे बहुत प्यार था, इसलिए उस एक रसगुल्ले को देख देख कर उदास हो रही थी। ये बात रविंद्र जी समझ गए और वो बोले, अच्छा प्रिंसेस आप ये एक रसगुल्ला फिनिश करो, रात को डेरा आपके लिए आइसक्रीम लाएंगे। राहत ये सुनकर उन्हें देखकर खुशी से बोली, पक्का प्रॉमिस। रविंद्र जी बोले, पक्का प्रॉमिस। राहत अब खुशी से अपना एक रसगुल्ला खाने लग गई। तभी उसकी नज़र आर्यमन और अंशुमन पर गई जो उसे हूँ देख रहे थे, लेकिन उसे लगा कि वो उसके रसगुल्ले को देख रहे हैं। ये देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने जल्दी से रसगुल्ला खा लिया और पाउट बनाते हुए बोली, हमने तो रसगुल्ला खा लिया, अब आप दोनों क्यों देख रहे हो। रागिनी जी और रविंद्र जी ने में सर हिला दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे उनकी बेटी को देख रहे हैं, ना कि उसके रसगुल्ले को। लेकिन वो इस एक हफ्ते में समझ गए थे, उनकी बेटी से अगर बड़ा सा बड़ा क्राइम या छोटे से छोटा काम भी कराना हो तो रसगुल्ले देकर करवा सकते हो। राहत उन दोनों को टिमटिमती आंखों से देख रही थी, जिसे देखकर ना चाहते हुए अंशुमन बोला, वो हम रसगुल्ले नहीं देख रहे थे। राहत ये सुनकर बोली, ओह, फिर उदासी से बोली, लेकिन राह को लगा कि आप रसगुल्ला देख रहे हो, इस वजह से तो जल्दी से खा लिया, वरना पहले उसके दीदार करते फिर खाते। आर्यमन से उसका उदास चेहरा देखा नहीं गया, वो बोला, कोई बात नहीं, हम आपके लिए रसगुल्ले लेकर आ जाएंगे। राहत के चेहरे पर इतनी बड़ी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी से खड़ी होकर आर्यमन के पास गई और उसे देखकर बोली, पहले तो राहत को आपको देखकर लगा कि आप बहुत हिटलर हो, खड़ूस हो, लेकिन राहत की थिंकिंग रॉन्ग हो गई, आप तो बहुत अच्छे हो, यू आर बेस्ट ब्रदर। ये बोलकर उसने उसके गाल पर किस कर दी और बोली, डेरा राहत अब रूम में जा रही है, राहत बहुत थक गई, उसे लिटिल फेरी से बात करनी थी। रागिनी जी ये सुनकर फिक्र भरी आवाज में बोली, आप ठीक हो, कहीं दर्द हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो हॉस्पिटल से कुछ दिन पहले ही घर आई है, ऊपर से कुछ मेडिसिन कंटिन्यू थी, तो कहीं उसे दर्द नहीं हो रहा है। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, अरे मम्मा हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, वो तो कल से कॉलेज जाने वाले हैं ना, तो बस इसलिए एक बार पढ़ना चाहते हैं ताकि कल ज्यादा स्ट्रेस ना हो। रागिनी जी ने हाँ में सर हिला दिया, जिसे देखकर राहत उनके गालों पर किस कर कूदती हुई अपनी मस्ती में ऊपर चली गई। रविंद्र जी ने अपने दोनों बेटों का चेहरा देखा, जिसमें राहत को लेकर कई सवाल थे और वो उन सवालों को बखूबी जानते भी थे, इसलिए अपनी सख्त आवाज में बोले, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। ये सुनकर रागिनी जी ये सुनकर उन तीनों को देखने लगी। वही आर्यमन और अंशुमन ने उन्हें देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। अब आगे हॉल में रविंद्र जी और रागिनी जी एक सोफे पर बैठे थे और सामने आर्यमन और अंशुमन बैठे थे। रविंद्र जी सख्त आवाज में बोले,
मेरी प्रिंसेस को अब कोई भी तकलीफ उस इंसान ने दी और तुम दोनों ने उसका समर्थन किया तो मेरे सारे रिश्ते तुम दोनों से भी खत्म हो जाएंगे, ये बात याद रखना तुम दोनों। रागिनी जी की तरफ देखकर बोले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्रिंसेस का ध्यान रखना। रागिनी जी ने हाँ मैं सर हिला दिया। रविंद्र जी वहां से चले गए, जिसे देखकर अंशुमन चीर कर बोला, मोम क्या डेड हमें विलेन समझते हैं, आप ही जानती है कि गलत प्रिंसेस थी। रागिनी जी गंभीर आवाज में बोली, हाँ लेकिन अब नहीं है। आर्यमन ये सुनकर बोला, मोम ये बिहेवियर में इतना चेंज कहीं ये ड्रामा तो नहीं। रागिनी घूरते हुए बोली, तुम दोनों मेरी प्रिंसेस में शक करना बंद करो और वो कोई ड्रामा नहीं कर रही है, समझे। अंशुमन बोला, ये चमत्कार कैसे हुआ बता भी दो। रागिनी जी ने ये सुन जर इस एक हफ्ते की सारी बातें उन दोनों को बता दी और बोली, इन दिनों मेरी प्रिंसेस ने एक बार भी उस शख्स का जिक्र नहीं किया है, मतलब प्रिंसेस को अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो तुम दोनों अब उस शख्स का नाम प्रिंसेस से गलती से भी मतलब जोड़ना ना, इस शख्स का नाम प्रिंसेस के सामने लेना। अंशुमन की तरफ देखकर बोली, माना कि वो तुम्हारा दोस्त है लेकिन प्रिंसेस बहन है तुम्हारी, हालांकि ये बात कोई भी नहीं जानता, ना हम किसी को बताने चाहते हैं, लेकिन तुम प्रिंसेस का कॉलेज में ध्यान रख सकते हो। राहत की सेफ्टी के लिए उन्होंने सबसे सीक्रेट रखा था कि राहत कपूर की इकलौती बेटी है। अंशुमन बोला, अगर प्रिंसेस सच में बदल गई है तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। रागिनी जी मुस्कुराकर बोली, मुझे यही उम्मीद थी। मम्मा, फिर से राहत की आवाज आई, जिसे सुनकर तीनों ने उधर देखा, वहां राहत खड़ी थी। राहत उनके पास आई और क्यूट से आवाज में रागिनी जी से बोली, मम्मा डेढ़ा कहाँ गए, उसे रविंद्र जी नहीं दिखे थे। रागिनी जी प्यार से बोली, प्रिंसेस आपके डेढ़ा तो ऑफिस गए, क्या हुआ, कुछ काम था। राहत क्यूट सा फेस बनाकर बोली, नहीं बस ऐसे ही हम बोल रहे थे तो हमें लगा कि हम डेढ़ा के साथ गेम्स खेल ले, उदासी से बोली, लेकिन वो तो चले गए। आर्यमन और अंशुमन से राहत का गोलगप्पे जैसे क्यूट सा चेहरा उदास देखा नहीं तो वो दोनों रखा साथ बोले, हमारे साथ गेम्स खेलोगी। राहत ये सुनकर अपनी आंखें टिमटिमाकर रागिनी जी को देखने लगी, जैसे कह रही हो खेल ले इनके साथ। रागिनी जी ने पलकें झपका दी, जिसे देखकर राहत क्यूट सी आवाज में बोली, ओके चलो तो फिर। ये बोलकर उसने उन दोनों का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाने लगी। उसकी मेहनत देखकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसके साथ गेम्स खेलने गेमिंग रूम में चले गए। उन तीनों को ऐसे देखकर रागिनी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। दूसरी तरफ मूनलाइट क्लब एंड होटल। इस होटल के बाहर एक साथ कई कारों का काफिला आकर रुका, जिसमें से सबसे पहले काली ड्रेस पहने हाथ में बड़ी बड़ी बंदूक लिए बाहर आकर खड़े हो गए। जैसे ही सबकी नजरें उन गार्ड पर थम सी गई, आखिर वो कोई आम गार्ड नहीं बल्कि स्पेशल गार्ड थे जो सिर्फ एक शख्स के पास थे और वो था एसआर द बेरहम बिजनेस किंग, जिसका खौफ पूरे बिजनेस और अंडरवर्ल्ड दोनों में था। एक गार्ड ने गेट खोला तो उसमें से एक शानदार चमचमाता हुआ काला जूता बाहर आया और देखते ही देखते उसमें से एक शख्स निकला जिसने ब्लैक पेंट और ब्लैक बिजनेस सूट और ऊपर ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ था, साथ में उसने एक डिजाइनर ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। इन सब के बावजूद उसका ऑरा ऐसा था कि सबकी नजरें उस पर थम जाए। उस शख्स के बाहर निकलते ही गार्ड ने उसे कवर कर दिया और उनका काफिला वहां से अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं उनके जाने के बाद बाहर खड़े लोगों में खुसूर फुसूर शुरू हो गई। ओह माय गॉड, ये तो एएसआर थे ना, खास मुझे इनकी एक झलक देखने को मिल जाती। यार ये बंदा कितना अमीर है, खास मुझे एक बार इसे पटाने का मौका मिल जाता। ये आदमी कितना हैंडसम है यार, बस एक बार इसकी शक्ल दिख जाती। शक्ल अच्छी नहीं होंगी इसलिए तो आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। पता नहीं आज किसकी शामत आई है जो ये यहाँ आया है। लड़कियां उसे देखकर पाने के ख्वाब देख रही थी, वही लड़के उससे जल रहे थे। उस शख्स का काफिला एक प्राइवेट रूम के बाहर आकर रुका। एक गार्ड ने गेट खोला तो वो शख्स अपनी रोबदार शख्सियत के साथ अंदर चला गया। उसके पीछे उसके 4 गार्ड भी चले गए, बाकी सब बाहर खड़े हो गए। प्राइवेट रूम में, इस रूम में पहले से ही एक उम्रदराज आदमी और एक कम उम्र की लड़की और एक लड़का बैठे हुए थे जो कि अंग्रेज थे। जैसे ही उस शख्स को देखा, उस उम्रदराज इंसान खड़ा होते हुए बोला, वेलकम मिस्टर एस मतलब उस शख्स ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और राजा की तरह अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। ये देखकर उस लड़के की गुस्से से मुट्ठी भींच गई। वही उम्रदराज इंसान को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन वो इस शख्स का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता था, इसलिए फिर से बैठ गया। वही उनके साथ आई लड़की तो कब से एस.आर. को लस्त भरी नजरों से घूर रही थी। एस.आर. सर्द आवाज में बोला, बंसल मीटिंग शुरू करो। सामने बैठा उम्रदराज आदमी जिसका नाम महेश बंसल था, वो जल्दी से बोला, जी। ये बोलकर उसने एक पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट किया। इसी के साथ वहां पर एक बड़े से प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगी। बंसल बोला, एस.आर. ये एक बहुत पावरफुल वायरस है जिसे अगर हम इंडिया में फैला दें और बाद में इसका इलाज करें तो हमें बहुत मुनाफा होगा।
ये सब वो डरते हुए कह रहा था, अब कहे भी क्यों ना, इन दोनों फिरंगी को डील करनी थी और ये इसके बदले बहुत पैसे मिलेंगे। ASR जैसे जैसे ये सुन रहा था उस कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। उसने अपनी जेब से बंदूक निकली और उसे सीधा बंसल पर फायर किया। वो गोली सीधा बंसल के सर के आर पार हो गई और वो वही खत्म हो गया। ये देखकर फिरंगा लड़का दोनों डर गए, लेकिन उन्हें ये वायरस कैसे भी कर इंडिया में फैलाना था ताकि इसका इलाज भी वो ही कर पैसा कमा सके। आखिर ये उनके बॉस का ऑर्डर जो था। ASR सर्द आवाज में उन दोनों को देखते हुए बोला, इतनी मजाल कि तुम लोग मेरे देश को ही खत्म करने की फिराक में हो। फिरंगा लड़का बोला, नो सर, दिस वायरस विल बी अ माइन ऑफ मनी फॉर अस। नहीं सर, ये वायरस हमारे लिए बहुत सारे पैसे बनागा। ASR ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, यू आर रॉन्ग, दिस विल बी द डेथ ऑफ यू। नहीं, तुम गलत हो, ये तुम्हारी मौत बनेगा। ये बोलकर ASR ने उस आदमी के सीने पर गोलियां चला दी, जिससे वो आदमी वही ढेर हो गया। लड़की ये देखकर डर गई और बोली, प्लीज लिव मी। ASR ने ये सुनकर उसे अपनी सर्द निगाहों से देखा, जिसे देखकर वो लड़की कौंप गई और वो लड़खड़ा गई और नीचे गिर गई। ASR ने उसके ऊपर भी गोलियां चला दी, वो भी खत्म हो गई। ASR सर्द आवाज में आपने गार्ड से बोला, क्लीन थिज मेस। ये बोलकर वो वहां से निकल गया। उसके पीछे एक गार्ड ने वहां पर ही सूटकेस उठाए और वो भी चला गया। उसका काफिला नीचे आया और अपनी गाड़ियां में बैठकर वहां से रवाना हो गया। अब आगे काल्पनिक नाम, इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, शहर का नंबर 1 लग्जरियस कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां पर देश विदेश से स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट पढ़ने आते थे। यहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहां के प्रोफेसर और डॉक्टर बहुत होनहार और इंटेलिजेंट है। अब वो तो वक्त ही बताएगा कि असलियत क्या है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ स्टूडेंट की सुविधा की हर चीज़ मौजूद है। ये कॉलेज की जितनी बातें हैं ना, ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। इसी खूबसूरत कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर एक काली पीली टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर से सूज पहने गर्ल का पैर बाहर आया और देखते ही देखते उसमें से एक खूबसूरत सा वजूद निकला, जो किसी और का नहीं, हमारी प्यारी राहत का था। उसने ब्लू जीन्स शर्ट, व्हाइट क्रॉप टॉप और उस पर लॉन्ग ब्लू जैकेट, व्हाइट शूज, पीछे एक बैग टंगा हुआ था। वो बहुत क्यूट दिख रही थी। राहत उस कॉलेज को देखते हुए बोली, इस नॉवेल को पढ़कर हमारे दिल में एक ख्वाहिश जगी थी कि खास हम भी ऐसे कॉलेज में पढ़ पाते, लेकिन देखो हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है। हमने हमारी उस लाइफ में तो सिर्फ पढ़ाई की वजह से ना दोस्त बनाए और ना कॉलेज लाइफ एंजॉय किया, लेकिन अब हम दोस्त भी बनाएंगे और कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करेंगे। मायशा एक अनाथ थी। उसने स्कॉलरशिप पर एडमिशन लिया था, लेकिन उसे कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जिससे उसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर आ गया था। इसी वजह से वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गई थी। राहत आगे बोली, हम खुद से वादा करते हैं कि अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय करेंगे। क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, और जो भी राहत की राह में आएगा राह उसकी राह बिगाड़ देगी। ये बोलकर वो अपने बाल झटक कर कॉलेज के अंदर चली गई। राहत अपनी चमकती आंखों से पूरे कॉलेज को देख रही थी, जहां पर स्टूडेंट डॉक्टर इधर से उधर जा रहे थे। उन्हीं स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की नज़र जब राहत पर गई तो जम सी उस मासूम को नुकसान पहुंचाया, तभी तो हॉस्पिटल में थी, सजा मिली इसे। राहत के कानों में वहां बात करते स्टूडेंट की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन्हें इग्नोर किया और मुंह बनाकर बोली, हो फालतू लोग। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन तभी उसकी नज़र एक जगह रुक गई, क्योंकि वहां पर कुछ स्टूडेंट की भीड़ थी और कुछ स्टूडेंट डांस कर रहे थे, जिन पर खड़े सीनियर स्टूडेंट हंस रहे थे। राहत सबको इग्नोर कर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र उन्हीं के बीच गई, जहां पर एक लड़का खड़ा था जो कि उसकी उम्र का ही था। उसने गले में हेडफोन अटकाए हुए थे, उसने पीछे एक बैग टांगा हुआ था और सिंपल जीन्स और टॉप पहने हुए थे। वो उसे देखकर याद करते हुए बोली, ये जाना पहचाना लग रहा है, इसका जिक्र नॉवेल में कहाँ पर था। हाँ, याद आया। इस लड़के का नाम मयंक उर्फ मैक्स था। ये काफ़ी मिस्टीरियस था। एक बार उसने रियल राहत की हेल्प की थी, लेकिन राहत ने उसे ही फंसा दिया था। मतलब एक बार उसने कव्या को हार्म करने की कोशिश की थी और सारा इल्जाम बेचारे मयंक पर डाल दिया था। उसके बाद वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली थी। उसके बाद ही एक अनजान शख्स उसकी मौत का बदला लेने आया था। उसने राहत को कई बार मारने की कोशिश भी की थी। उसे यही लगता था कि कोई कव्या को नुकसान पहुंचाने का बदला ले रहा है, लेकिन उससे उलट ये मयंक की मौत का बदला था। ये सारी बातें उसने नॉवेल में पढ़ी थी। राहत ये सब याद आते ही बोली, हमें कैसे भी कर इसको बचाना पड़ेगा, वरना एक और दुश्मन बन जाएगा। वैसे भी हमारा कोई दोस्त भी नहीं है, तो इसे ही दोस्त बना लेंगे। ये सोचकर वो एक स्माइल कर उसकी तरफ बढ़ गई। कुछ दूरी पर कुछ सीनियर स्टूडेंट का ग्रुप बैठा था, जिसमें से 2 लड़के और 3 लड़कियां थी। वो सब अमीर फैमिली के बच्चे थे। उनके सामने ही कुछ जूनियर स्टूडेंट गा रहे थे, तो कुछ डांस कर रहे थे, कुछ हाथ ऊपर कर खड़े थे, तो कुछ मुर्गा बने हुए थे।
राहत को ये सब देखकर मजा तो बहुत आया, लेकिन उसे उन लोगों पर गुस्सा भी आया कि ये क्यों सबको परेशान कर रहे हैं। इसलिए वो गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, ये सब क्या हो रहा है। उसकी आवाज से सबका ध्यान उधर गया जहां पर एक गई, क्योंकि उनके सामने जीती जागती डॉल जो खड़ी थी, लेकिन उसकी विलेन वाली हरकतें याद कर कर उन सबके दिल में नफरत उतर आई। ये फिर आ गई, इसने कितना गलत किया था। इसे तो कॉलेज से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए था। इसकी सिर्फ सूरत ही अच्छी है, बाकी इसका दिल तो काला है। इसने किसी और के लिए गड्ढा खोदा था लेकिन खुद ही गिर गई थी। हाँ, मैंने सुना था ये हॉस्पिटल में पड़ी थी इतने दिन। मैंने सोचा अब नहीं आएगी ये। धिट है ये, इसलिए तो उस बेचारी मासूम को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। डॉल के जैसे दिखने वाली लड़की खड़ी थी और उनमें से कुछ उन्हें जानते थे कि ये कौन है। एक लड़की अकड़ से बोली, ओह तो दीवानी आ गई, लेकिन अफसोस जिसकी तुम दीवानी हो वो तो यहाँ है ही नहीं, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है। पहले वाले राहत वही मौजूद होती थी जहाँ पर आक्रोश मौजूद होता था। राहत का मुंह आ गया, वो गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोली, ओ मिस मेकअप की दुकान, दोबारा हमें किसी की दीवानी कहा ना तो मुंह तोड़ देंगे। राहत किसी की दीवानी नहीं है, बल्कि सब राहत के दीवाने हैं। अरे यार, वो राहत थी तो खुद की तारीफ तो बनती है। वही उसकी बात सुनकर सब चौंक गए कि ये ऐसा क्यों कहा। ऊपर से उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन बड़ी प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर एक अलग ही नूर था जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब आगे राहत का मुंह आ गया, वो गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोली, ओ मिस मेकअप की दुकान, दोबारा हमें किसी की दीवानी कहा ना तो मुंह तोड़ देंगे। राहत किसी की दीवानी नहीं है, बल्कि सब राहत के दीवाने हैं। अरे यार, वो राहत थी तो खुद की तारीफ तो बनती है। वही उसकी बात सुनकर सब चौंक गए कि ये ऐसा क्यों कहा। ऊपर से उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन बड़ी प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर एक अलग ही नूर था जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऊपर से उसका पूरा बिहेवियर ही बदला हुआ लग रहा था, जिससे सब हैरान हो रहे थे। कुछ लोग खुसूर फुसूर करने लगे, ये लड़की इतनी कैसे बदल गई, ये कितनी क्यूट लग रही है। शक्ल पर मत जाओ, पता नहीं क्या इसका दिल कितना काला है। ये कितनी बदतमीज थी, ये इतनी आराम से कैसे बात कर रही है। पता नहीं डॉक्टर आक्रोश की नज़रों में आने के लिए होगा कोई ना कोई इसका ड्रामा, लेकिन फिर भी वो तो इसे देखेंगे ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, सब लोग राहत के बारे में ही बातें कर रहे थे, जिनकी आवाज़ भी राहत के कानों में जा रही थी। ऊपर से उन सब की नज़रें भी खुद पर महसूस हो रही थी। राहत सब की नज़रें खुद को देखता पाकर मुंह फुलाकर बोली, ओए सब लोग हमें देखना बंद करो, हमें नज़र लग जाएगी। वही उसकी बात सुनकर वो सब लोग झेप गए। एक लड़का बोला, ओ तो मैडम को नज़र लग जाएगी, लेकिन देखूं तो सही तुम में ऐसा क्या है। ये बोलकर वो राहत के गाल छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। राहत ये देखकर गुस्से से लाल हो गई। उसने उसका हाथ झटका और खींचा कर थप्पड़ मार दिया, जिसकी आवाज़ पूरी गूंज उठी। वही उस लड़के का कान में सीटी बज गई। उसके हाथों को किनारे से खून आने लगा। आखिर आए भी क्यों ना, राहत और मायशा दोनों ने फाइट सीखी थी। राहत उसे थप्पड़ मारने के बाद मुंह फुला कर बोली, गंदा कहीं का, अगर अब टच करने की कोशिश की तो राहत तुम्हारी राह बिगाड़ देगी। वही उसकी बात से सब होश में आए। एक और लड़का अपने दोस्त को मार खाते देखकर गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्त को मारो। ये बोलकर वो राहत को मारने के लिए हाथ उठाया। राहत ये देखकर उसने उसके पेट में एक मुक्का मारा और बोली, समझ नहीं आया कि राहत ने क्या कहा कि राहत की राह में नहीं आना। वही वो लड़का अपने पेट पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, आखिर लगी थी उसे। सब लोग राहत को हैरानी से देखने लगे कि आखिर ये लड़की इतनी कैसे बदल गई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहत उन सबको देखकर बोली, देखो ये रैगिंग बंद करो, वरना तुम लोगों को भी इतना बुरा मारेंगे कि कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर और उसे देखकर ना चाहते हुए भी वो लोग डर गए, लेकिन अगर ये बात सबको पता चली तो उनकी इमेज कम हो जाएगी। इसलिए वो लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारे जायदा ही पर निकल आए हैं, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। राहत उसे देखकर तिरछी स्माइल कर कर बोली, क्यों तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। उसकी बात पर सब हंसने लगे, जिससे उसे बहुत इंसल्टिंग फील होना लगा। लड़की गुस्से से राहत को बोली, यू बिच। राहत को भी ये सुनकर गुस्से से बोली, छिपकली कही कि हमें गाली देती है। ये बोलकर वो अपने बैग से इंक निकाल कर उसके चेहरे पर फेंक देती है, जिससे उस लड़की के मुंह पर सीधे इंक गिरती है। उसका मुंह नीला हो जाता है। सब राहत की हरकत से उसे देखते ही रह जाते हैं। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, देखो अब हमसे ये फालतू की बहस और मारपीट नहीं होती, हम थक गए हैं, इसलिए चुपचाप। मयंक की तरफ इशारा कर कर बोली, हमारे इस दोस्त की जाने दो।
वही सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे कि क्या सच में इस बदतमीज का ये दोस्त है। वही मयंक खुद हैरान हो गया। इसी हैरानी में उसके हाथ जो ऊपर थे वो नीचे हो गए और वो उसे देखने लगा कि वो कब उसका दोस्त बन गया। वही बाकी स्टूडेंट जिनकी रैगिंग हो रही थी वो आस भरी नजरों से उसे देखने लगे, जैसे कह रहे हो हमें भी बचा लो। राहत सबको देखकर क्यूट आवाज में धमकी देते हुए बोली, ओके ओके, आप लोगों को भी सेव कर लेते हैं। सुनो, रैगिंग करने वाले चमका दो हमारे इस दोस्त के साथ, इन सबको भी छोड़ दो वरना दोबारा किसी की रैगिंग करने के लायक नहीं रहूंगे। वो गुस्से से उन्हें देखने लगी। उसी ग्रुप की एक लड़की शांति से खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में राहत का लिए नफरत और गुस्सा था। वो अपने ग्रुप को देखकर तेज आवाज में बोली, गाइस चलो यहाँ से। उसकी आवाज से सबके साथ राहत का ध्यान भी उधर गया। उसे देखकर राहत ने जीभ चिढ़ा दी, जिससे वो लड़की और चीर गई। वही अपने दोस्त की बात सुनकर बाकी चारों चुपचाप जाने के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें पता था उनकी दोस्त के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है जो राहत के लिए सही नहीं होगा, इसलिए वो जाने लगे। लड़की गुस्से से राहत को देखकर बोली, हमारी बेइज्जती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर वो चली गई। राहत उसकी बात सुनकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, ओह नागिन, हम हमारा 1 रुपया तुम्हें नहीं देंगे। वही उसकी बात सुनकर कुछ स्टूडेंट हंसने लगी। वही वो लड़की चीर गई। वो राहत को नफरत और गुस्से से देखते हुए चले गए। राहत उनके जाने के बाद सबको देखकर बोली, अब आप सब लोग क्या खड़े हो, क्लास में जाओ ना, पढ़ाई नहीं करनी क्या, या सिर्फ तमाशा देखने आते हो। उसकी बात सुनकर सब उसे घूरते हुए चले गए, क्योंकि उन्हें ये बहुत रुल लगा था। सब स्टूडेंट के साथ मयंक भी जाने लगा। उसे जाते देखकर राहत की बुहें सिकुड़ गई। उसने पीछे से उसका बैग पकड़कर खींचा, फिर उसके सामने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम हमारे दोस्त होकर हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। अब आगे सब स्टूडेंट के साथ मयंक भी जाने लगा। उसे जाते देखकर राहत की बुहें सिकुड़ गई। उसने पीछे से उसका बैग पकड़कर खींचा, बोली, तुम हमारे दोस्त होकर हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। मयंक उसकी हरकत से हड़बड़ा गया, लेकिन उसकी बात सुनकर बोला, ओह हेलो, मैं कब तुम्हारा दोस्त बना। राहत उसके सामने आकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हमने हेल्प की है तुम्हारी। मयंक उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। वो बोला, मैंने हेल्प मांगी थी। राहत ने क्यूटली ना में सर हिला दिया, जिसे देखकर मयंक बोला, तुम्हें ही बीच में आना था तो तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकती, समझी। वो फिर जाने लगा। राहत ये देखकर गुस्सा हो गई। उसने फिर से उसका बैग पकड़कर खींचा, जिस वजह से मयंक नीचे ही गिर गया, जिस वजह से वो गुस्से से राहत को घूरने लगा। वही खुद को देखता पाकर राहत मासूम चेहरा बनाकर बोली, देखो हमने जानबूझकर नहीं किया, तुम जा रहे थे इसलिए रोकने के लिए किया था, लेकिन तुम नीचे गिर गए इसलिए गलती सारी तुम्हारी है। वो राहत थी, कैसे खुद की गलती मान सकती थी। मयंक ने उसे घूरकर देखा कि कैसे इस लड़की ने एक तो इसे गिरा दिया, ऊपर से इल्जाम भी उसी पर लगा दिया। राहत उसे देखकर बोली, अब नीचे ही बैठे रहोगे या खड़े भी होंगे, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं। मयंक ने ये सुनकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, जहां पर कम स्टूडेंट थे लेकिन उनकी नजर उन पर ही थी। ये देखकर वो अपने हाथ छड़ाते हुए खड़ा हो गया और राहत को देखकर बोला, अब फिर से ऐसी हरकत मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहत मुंह बनाकर बोली, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता जो एक प्यारी सी सुंदर सी मासूम लड़की की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मयंक ने ये सुनकर उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि उसकी हरकतों से वो ये कहीं से भी ये तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। वो उसे देखकर बोला, तुम किस एंगल से मासूम लगती हो। राहत गोल गोल घूमते हुए बोली, हर एंगल से हम प्यारी सी डॉल लगते हैं। मयंक उसकी बच्चों वाली हरकत देखकर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने जल्द ही छुपा ली और उसे देखने लगा। जो उसने कहा था बिल्कुल सच कहा था, आखिर वो डॉल ही थी। राहत रुककर उत्सुकता से बोली, अब करोगे दोस्ती। मयंक ने उसे देखकर बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगा। राहत उसे जाते देखकर फिर से बोली, अरे हमारे नए दोस्त कहाँ जा रहे हो। मयंक ये सुनकर गुस्से से बोला, कितनी बार कहा है कि मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। राहत को भी उसे गुस्से में देखकर गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, हमने बोला ना तुम हमारे दोस्त हो तो दोस्त हो, समझे। अगर अब ज्यादा बोला ना तो प्रिंसिपल को बोल दूंगी कि तुम मुझ जैसी प्यारी सी मासूम सी लड़की को छेड़ रहे हो। मयंक उसकी बात सुनकर फिर से चौंक गया। इस लड़की को हैरानी से देख रही थी जो उससे जबरदस्ती दोस्ती कर रही थी, ऊपर से उसी की बैंड बजाने की धमकी भी दे रही थी। उसे इस लड़की से नहीं जुड़ना था जिसने ना जाने कितने गलत काम किए थे। अब पता नहीं क्या करेगी। उसे इसकी दोस्ती करना मतलबी लग रहा था। मयंक उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, मुझे तुम जैसी मतलबी लड़की से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये बोलकर वो तेज कदमों से वहां से भाग गया, क्योंकि उसे डर था कि ये लड़की उसे फिर से पकड़ लेगी। राहत उसे जाते देखकर टेडी गर्दन कर डेविल स्माइल कर जर बोली, कब तक बचेगा बच्चू, दोस्ती तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये बोलकर वो बाल झटक कर अपनी क्लास की तरफ चली गई।
हमें तो ये सोचकर ही मजा है रहा है, जो लड़की दोस्ती करने के लिए पीछे पड़ सकती है, जब उसे किसी से प्यार होगा तो वो क्या करेगी। क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे थे जिनके बात करने का टॉपिक था राहत का बदला बिहेवियर। वो उसी के बारे में बात कर रहे थे। पता है वो लड़की कैसा सॉफ्ट बिहेव कर रही थी, जरूर काव्या के जैसी बनने की कोशिश कर रही होंगी। अरे नहीं, काव्या तो मासूम है, उसे तो किसी को हाथ लगाना तक नहीं आता, लेकिन उस बदतमीज ने तो कॉलेज के सीनियर को पिट दिया। हाँ तो वो ड्रामा ही है ताकि वो लोगों की नज़रों में अच्छी बन जाए, लेकिन बन नहीं पाएगी। किसी के अच्छाई के नाटक से उसकी बुराइयां थोड़ी छुप सकती है। बिल्कुल सही। अरे देखो देखो, वो बदतमीज आ गई। उसके बोलते ही सबका ध्यान वहां गया जहां से राहत चॉकलेट खाती आ रही थी, लेकिन सबको खुद की तरफ देखता पाकर उसने चॉकलेट को आधी पैक कर बैग में रख दी और सबको देखकर स्माइल पास की, जिसके बदले में सब उसे देखते रह गए कि उसके चब्बी चब्बी गालों के डिंपल कितने प्यारे लग रहे हैं। राहत सबको देखने लगी, तभी उसकी नज़र फर्स्ट बेंच पर बैठे मयंक पर गई। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास वाली खाली सीट पर बैठ गई और उसके पास जाकर बोली, दोस्त में वापस आ गई। मयंक, जिसका ध्यान फालतू बातों को छोड़कर बुक पर था, लेकिन किसी की आवाज़ सुनकर नजरें उठाकर देखा, लेकिन राहत को देखकर उसने सर पिट लिया कि वो इस लड़की से इतनी मुश्किल से बचकर आया था, लेकिन ये फिर आ गई आखिर उसी की क्लासमेट जो है। राहत उसके पास बैठ गई और उसे देखकर बोली, अब तो हम क्लासमेट बेंचमेट भी बन गए, तो अब तो दोस्त बन जाओ। मयंक चीढ़ कर बोला, मैंने कितनी बार कहा कि मुझे तुमसे दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहत का मुंह उदास हो गया। वो अब चुपचाप बैठ गई क्योंकि उसे ज्यादा किसी की गर्ज करना पसंद नहीं था। वो अपनी इमेज सही करना चाहती थी, ऊपर से इस लाइफ में कोई दोस्त नहीं था, उसे दोस्ती करनी थी और यहाँ सब में वो अच्छे दिल का इंसान था। उसने नॉवेल में पढ़ा था, इसलिए मयंक से दोस्ती करने के लिए इतनी गर्ज कर रही थी। राहत को ऐसे उदास देखकर मयंक को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी पहले की हरकत याद कर उसे लगा कि ये सब ड्रामा कर रही है। क्लास में प्रोफेसर आ गई, जो कि एक 40 साल की लेडी सुमन थी। सब ने उन्हें ग्रिट किया, उन्होंने सबको बैठने को कहा। तभी एक आवाज़ आई, मैं आई कम इन मैम। सब ने ये आवाज़ सुनकर उधर देखा जहां पर एक मासूम दिखने वाली लड़की खड़ी थी। उसने सिंपल कुर्ता और जीन्स और स्कार्फ पहना हुआ था, वो खूबसूरत लग रही थी। प्रोफेसर सुमन बोली, अंदर आ जाओ काव्या। जी ये काव्या ही थी। काव्या बोली, थैंक यू मैम। वो अंदर आ गई और मयंक के पास वाली बेंच को देखने लगी, क्योंकि वहां पर हमेशा वही बैठती थी। काव्या को इस तरह देखकर प्रोफेसर सुमन रूडली राहत से बोली, ए लड़की पीछे जाकर बैठो। उन्हें हमेशा से ही राहत से प्रॉब्लम थी, क्योंकि राहत ने एक बार उनकी भी इंसल्ट की थी। राहत लड़की सुनकर कॉन्फ्यूज हो गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन सबकी नज़रें खुद की तरफ देखकर वो समझ गई कि उसे ही बोला गया है। लेकिन पूरा कंफर्म करने के लिए वो मयंक को देखकर बोली, क्या ये हमें बोल रही है। मयंक ने हाँ में सर हिला दिया। अब आगे। राहत लड़की सुनकर कॉन्फ्यूज हो गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन सबकी नज़रें खुद की तरफ देखकर वो समझ गई कि उसे ही बोला गया है। लेकिन पूरा कंफर्म करने के लिए वो मयंक को देखकर बोली, क्या ये हमें बोल रही है। मयंक ने हाँ में सर हिला दिया। प्रोफेसर उसे चुप देखकर गुस्से से बोली, ए लड़की उठो वहां से, ये जगह तुम्हारी नहीं है। राहत ने उन्हें इग्नोर कर दिया और अपने बैग से बुक निकालने लगी। वहीं बाकी सब स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों राहत इस हिटलर प्रोफेसर से पंगा ले रही। 12 प्रोफेसर सुमन उसे खुद की बात को इग्नोर करते देखकर गुस्से से उसके पास आई और उसका हाथ तेजी से पकड़कर खड़ा कर दिया और बोली, तुम में तमीज नहीं है जो मुझे इग्नोर कर रही हो। राहत को अपने हाथ में दर्द हुआ, क्योंकि उस प्रोफेसर ने बहुत तेज हाथ पकड़ा था, जिस वजह से उसे भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से हाथ को झटक दिया और उंगली दिखाकर बोली, दोबारा अगर हमें टच किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे किसी अनजान का खुद को छूना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही सब उसकी हरकत से हद से ज्यादा चौंक गए। वही प्रोफेसर भी उसकी तेज आवाज सुनकर और उसकी आंखें देखकर डर ही गई थी, लेकिन उसकी एक इमेज थी जिसे वो खत्म नहीं करना चाहती थी, और राहत की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो गुस्से से बोली, बदतमीज कही कि पहले प्रोफेसर की बात नहीं सुनती, ऊपर से तेज आवाज में बात करती हो। राहत ये सुनकर गुस्से से देखते हुए बोली, मिस सुमन, जो हमारे साथ जैसा करता है हम उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। आपने किसी ये लड़की को बुलाया था, ना कि हमें, यानी राहत मेहरा को। मेहरा सरनेम उसके नाना जी का था, उसकी सेफ्टी के लिए सबको यही सरनेम बताया गया था। वही सब स्टूडेंट को अब समझ आया कि राहत प्रोफेसर को इग्नोर क्यों कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे नाम से नहीं बुलाया था। काव्या ये देखकर अपनी प्यारी आवाज में बोली, तुम्हें प्रोफेसर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो हमसे बड़ी है। काव्या की बात सुनकर सब राहत को देखने लगे कि अब ये क्या करेगी, क्योंकि पहली वाली राहत काव्या के बोलते ही बस उस और फट जाती थी। राहत उसकी बात सुनकर उसे देखकर अपनी आवाज को सर्द कर बोली, मिस काव्या, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे किसी की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं होता है।
काव्या का चेहरा उदास हो गया क्योंकि उससे इस लहजे में सिर्फ राहत ही बात करती थी, बाकी सब तो उसे पसंद करते थे। ये लड़की कह तो सही रही है, लेकिन देखो काव्या उदास हो गई। ये लड़की तो है ही बदतमीज। ऐसे ही खुसूर फुसूर हुई। काव्या एक बार फिर से बोली, लेकिन इसमें प्रोफेसर की कोई गलती नहीं है, दरअसल इस सीट पर मैं बैठती थी इसलिए प्रोफेसर बोल रही थी। राहत उसे देखकर बोली, ओह हमें नहीं पता था कि प्रोफेसर तुम्हारी पी.ए. है जो तुम्हारी सीट का ध्यान रखती है। कुछ स्टूडेंट की हंसने की आवाज आई जिसे सुनकर काव्या को शर्मिंदगी महसूस हुई। प्रोफेसर सुमन गुस्सा हो गई, वो बोली, साइलेंस। सारी क्लास शांत हो गई। वाई प्रोफेसर सुमन गुस्से से बोली, गेट आउट। राहत उन्हें देखकर बोली, हमारी गलती क्या है? प्रोफेसर सुमन गुस्से से बोली, तुम बदतमीज, निकलो यहाँ से। राहत गुस्से से बोली, हम निकल जाएंगे लेकिन हमारी गलती बताइए। काव्या फिर से बोली, मैम रहने दीजिए, हम दूसरी सीट पर बैठ जाएंगे। देखो काव्या कितनी अच्छी है, प्रोफेसर की कितनी रेस्पेक्ट करती है। ये बदतमीज लड़की को किसी की तमीज नहीं है। देखो काव्या कितनी उदास दिख रही है। प्रोफेसर सुमन गुस्से से बोली, गेट आउट। राहत उन्हें देखकर बोली, हमारी गलती क्या है? प्रोफेसर सुमन गुस्से से बोली, तुम बदतमीज, निकलो यहाँ से। राहत गुस्से से बोली, हम निकल जाएंगे लेकिन हमारी गलती बताइए। काव्या फिर से बोली, मैम रहने दीजिए, हम दूसरी सीट पर बैठ जाएंगे। देखो काव्या कितनी अच्छी है, प्रोफेसर की कितनी रेस्पेक्ट करती है। ये बदतमीज लड़की को किसी की तमीज नहीं है। देखो काव्या कितनी उदास दिख रही है। एक बार फिर से खुसूर फुसूर हुई। राहत काव्या की बात सुनकर बोली, ओह प्लीज, हम पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सीट तुम्हें मुबारक। ये बोलकर वो अपना बैग उठाती है और सीट से निकल कर जाने लगती है, लेकिन रुककर प्रोफेसर को देखकर बोली, अगर दोबारा हमसे फालतू उलझने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रोफेसर सुमन ने उसकी इस हरकत पर दांत पीस लिए और मन में बोली, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगी। राहत जाते जाते मयंक को देखकर मुंह बनाकर बोली, बेशर्म इंसान, तेरी तुम्हारी दोस्त पीछे जा रही है और तुम आगे बैठोगे, चुपचाप उठो और पीछे की सीट पर कंपनी दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मयंक उसकी बात सुनकर हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की चीज़ क्या है। उसे ये वाली राहत किसी पजल की तरह लग रही थी और पजल सॉल्व करना उसे बहुत पसंद था, लेकिन वो इससे अनजान था कि इस पजल को सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। राहत पूरी क्लास को घूरते हुए सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। काव्या उसके जाने के बाद सीट पर बैठने लगी, जिसे देखकर मयंक खड़ा हो गया। ये देखकर काव्या को बुरा लगा कि इसके बैठते ही वो उठ गया। मयंक ने उसे देखा और इग्नोर कर राहत के पास की खाली सीट पर जाकर बैठ गया। एक तो उसके पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि कोई भी सीट खाली नहीं थी, उसे काव्या के पास बैठकर गॉसिप की वजह नहीं बनना था। हाँ, गॉसिप की वजह तो वो राहत के साथ बैठकर ज्यादा बनता, लेकिन उसे राहत को जानना था, इसके लिए उसे अब कुछ भी मंजूर था, इसलिए वो आसानी से जाकर बैठ गया। प्रोफेसर सुमन राहत को गुस्से से घूरते हुए पढ़ाने लगी क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। राहत खुद की सीट के पास जा मयंक को बैठा देखकर बोली, ओ तुमने खुद को हमारा दोस्त मान लिया। मयंक ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। राहत ये देखकर खुशी से बोली, हमें वो पता ही था, राहत इतनी प्यारी है कि कोई उससे दूर रह ही नहीं सकता। साइलेंस। प्रोफेसर सुमन की आवाज गुस्सा गुस्सा गूंजी। राहत ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, बाद में बात करते हैं वरना ये मोटी भैंस फिर से बेबे करेगी। मयंक ने हाँ में सर हिला दिया, फिर दोनों क्लास में ध्यान लगाने लगे। अब आगे। राहत ये देखकर खुशी से बोली, हमें तो पता ही था, राहत इतनी प्यारी है कि कोई उससे दूर रह ही नहीं सकता। साइलेंस। प्रोफेसर सुमन की आवाज गुस्सा गुस्सा गूंजी। राहत ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, बाद में बात करते हैं वरना ये मोटी भैंस फिर से बेबे करेगी। मयंक ने हो में सर हिला दिया, फिर दोनों क्लास में ध्यान लगाने लगे। एक साथ 4 क्लास अटेंड करने के बाद मयंक ने अपने बाजू में देखा जहां पर राहत आराम से सो रही थी। ये देखकर वो बोला, इस लड़की को अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों पैसे वेस्ट कर रही है। अब इसे कौन बताए कि वो खुद अपनी दुनिया की बेस्ट डॉक्टर थी और जो प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे हैं उनसे कहीं काबिल थी। मयंक उसे हिलाता है, जिसे देखकर राहत बोलती है, क्या हुआ? मयंक उसे घूरते हुए बोला, क्लास हो वही गई है। राहत मुंह बनाकर बोली, ओह, फिर खुशी से बोली, तो कैंटीन चले, हमें बहुत भूख लगी है। मयंक ने उसकी बात सुनकर ना में सर हिलाया। राहत और मयंक दोनों क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ चले गए। वहीं उनके जाने से पहले ही बाकी स्टूडेंट चले गए थे। कैंटीन में बड़ी चहल पहल थी। बाकी स्टूडेंट इधर से उधर घूम रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे। इसी कैंटीन के मेन गेट से 2 लोग आए जो और कोई नहीं, हमारी प्यारी राहत और मयंक थे। राहत कैंटीन के अंदर का माहौल देख जर बोली, अरे वाह, तो अच्छी जगह है, बस यहाँ रसगुल्ले भी मिलते हो।
मयंक ने राहत के मुंह से रसगुल्ले सुनना में सर हिलाया क्योंकि राहत ने इतने से रास्ते में उसे रसगुल्ले पर पूरा निबंध सुना दिया था। मयंक उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें रसगुल्ले के सिवा कुछ नहीं दिखता क्या? राहत उसे देखकर पाउट बनाकर बोली, दिखते हैं ना ढेर सारे रसगुल्ले। उसने उसे एक हंसी पास कर दी। मयंक ये देखकर उसके सर पर चपट लगाकर बोला, भुक्कड़ कहीं की। राहत कमर पर हाथ रखकर इसे घूरती हुई बोली, तुम खुद भुक्कड़। मयंक बोला, वो तो पता है कौन भुक्कड़ है। राहत ने मुंह फुला लिया। मयंक उसकी गाल खींचते हुए बोला, अरे मेरा रसगुल्ला नाराज हो गया, चल मेरे रसगुल्ला को रसगुल्ले खिलाता हूँ। राहत के चेहरे पर एक बड़ी प्यारी मुस्कान आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ने लगी। वही बाकी सब स्टूडेंट उन दोनों को ही देख रहे थे। एक तो वो दोनों साथ में बड़े प्यारे लग रहे थे, ऊपर से राहत की हरकतों की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहती थी और आज उसका वो मुंह बनाना, उसकी आंखों की चमक, चेहरे की चंचलता किसी से छुपी नहीं थी। सब यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। सब लोग बातें करने लगे, इस लड़की को हो क्या है गया? ये लड़का कौन है जो ये इतने प्यार से बात कर रही है? ये बदल कैसे गई? ये कितनी सुंदर लग रही है। इसके साथ वाला लड़का कितना हैंडसम है। क्या ये लड़की अब डॉक्टर आक्रोश के पीछे नहीं है? ये बदतमीज लड़की जो हर वक्त मासूम काव्या को हर्ट करती रहती है, ये सुचर ही नहीं सकती। एक नंबर की ड्रामाखोर है। ऐसी ही बकवास बातें ये सब राहत के बारे में कर रहे थे, लेकिन राहत ने उन्हें सुनकर भी इग्नोर कर दिया। वही ये सुनकर मयंक गुस्से से बोला, इन सबको क्या पंचायत है जो इतना बोल रहे हैं? राहत ये सुनकर बोली, चिल करो यार, आखिर हमारी पहले की गलतियां ही तो बता रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इग्नोर करो। मयंक उसे हैरानी से देखने लगा। जो लड़की अपना नाम सुनते ही अगले का सर फोड़ने को तैयार रहती थी, आज वो उसे इग्नोर करने को कह रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वही राहत उसे खींचते हुए काउंटर पर ले आई थी। राहत उसे देखकर अपनी प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, बताओ क्या खाओगे? आज की पार्टी हमारे दोस्त बनने की खुशी में तुम्हारी तरफ से। मयंक के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोला, ठीक है। राहत खुशी से वेटर से बोली, भैया एक समोसा, पास्ता, बर्गर, चाउमीन, पाव भाजी, एक कोल्ड कॉफी और रसगुल्ले। राहत मयंक को देखकर बोली, तुम भी आपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। मयंक उसे हैरानी से देखने लगा कि क्या मतलब कि ये बिद्दी लड़की ये सब अकेले खाएगी, लेकिन राहत के एक्सप्रेशन देखकर उसे यकीन हो गया। वो भी बोला, एक समोसा। राहत उसे देखकर बोली, इत्तू से तुम्हारा पेट भर जाएगा। मयंक उसे घूर कर बोला, डॉक्टर बनने वाली हो, हेल्थ का ध्यान रख लो, ये चटपट खाना जरूरी नहीं है। राहत ने मुंह बना लिया और बोली, मम्मा की तरह भाषण मत दो। फिर अपना खाना जो ट्रे में रखा हुआ था उसे देखकर बोली, लो पकड़ो ये सब। मयंक ने ना में सर हिलाकर वो ट्रे ले ली। फिर राहत ने बाकी बची चाउमीन और रसगुल्ले की ट्रे ले ली और जाने लगी। वही मयंक ने वो ट्रे काउंटर पर रखी और पे करने लगा। कटन में एकदम से शांति छा गई क्योंकि सामने से द डॉक्टर 5 ग्रुप और द डॉक्टर कोबरा ग्रुप आ रहे थे। राहत अपना खाना लिए अपनी धुन में आगे में बढ़ रही थी, तभी किसी ने उसके पैर के नीचे कुछ चढ़ाया और वो लड़खड़ा कर आगे गिरने को हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इस चक्कर में उसके हाथ का खाना उल्टे हुए सामने से आ रहे शख्स के ऊपर जा गिरा, जिसे देखकर राहत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। राहत की इस हरकत से सब डर गए क्योंकि उसका खाना द डॉक्टर ग्रुप और द कोबरा ग्रुप के मेंबर के ऊपर जाकर गिरा। अब आगे राहत अपना खाना लिए अपनी धुन में आगे में बढ़ रही थी, तभी किसी ने उसके पैर के नीचे कुछ चढ़ाया और वो लड़खड़ा कर आगे गिरने को हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इस चक्कर में उसके हाथ का खाना उल्टे हुए सामने से आ रहे शख्स के ऊपर जा गिरा, जिसे देखकर राहत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। राहत की इस हरकत से सब डर गए क्योंकि उसका खाना द डॉक्टर ग्रुप के राहुल दीक्षित और द कोबरा ग्रुप के सुशांत बिरला के ऊपर जाकर गिरा था। दोनों राहत को गुस्से से घूर रहे थे, साथ ही उनका ग्रुप भी गुस्से से देख रहा था। द डॉक्टर ग्रुप आक्रोश सिंह राणा, अंशुमन कपूर, रोहित दीक्षित, कशिश झा, कीर्ति जोशी। द कोबरा ग्रुप सुशांत बिरला, महेंद्र ओझा, नैना सोलंकी थे। सुशांत अपने चेहरे गिरे रसगुल्ले का रस पोंछते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पर खाना फेंकने की? राहत ये आवाज सुनकर होश में आई। उसने देखा कि सुशांत के ऊपर उसके मनपसंद रसगुल्ले गिरे हुए थे। वो खुद अब सुशांत को गुस्से से घूर रही थी। वही मयंक बिल पे कर आया, लेकिन जैसे ही उसने राहत और उसके रसगुल्ले देखे वो टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा। वही अंशुमन भी अपनी बहन की टेंशन लेने लगा। नैना बोली, सुनाई दे रहा है तुम्हें? राहत गुस्से से घूरते हुए बोली, हमारे रसगुल्ले गिर गए। वही उसके मुंह से ये सुनकर मयंक और अंशुमन ने सर पिट लिया। ये सुनकर तो सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। सुशांत गुस्से से बोला, ए बदतमीज लड़की, ये क्या किया तुमने?
राहत उसके पास आकर गुस्से से घूरते हुए बोली, ओह हेलो, हमें बदतमीज कहा ना, तो आपके सारे तमीज भुला देंगे। और हमने क्या किया? वो कमर पर हाथ रखकर उसे गुस्से से घूर रही थी। द कोबरा ग्रुप उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान हो गई, वहीं द डॉक्टर ग्रुप भी उसे गुस्से से ही घूर रहा था। कशिश कीर्ति से बोली, ये बदतमीज लड़की कभी बाज नहीं आएगी। कीर्ति भी बोली, बिल्कुल सही कहा, बस सब देखो तब अक की नजरों में आने का मौका ढूंढता ही। रोहित गुस्से से अपना चेहरे पर गिरे चाउमीन को हटाकर अपना चेहरा पोंछत हुआ बोला, छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को, इसकी हिम्मत कैसे हुई? सुशांत उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, अच्छा जो ये तुमने अपना खाना मुझे पर फेंका है उसका क्या? रोहित गुस्से से चिल्ला करा बोला, अब ये मासूम बनने का ड्रामा बंद करो, मुझे सब पता है, तुमने ये सब आक्रोश की नजरों में आने के लिए किया है। राहत उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ घूमती हुई बोली, ओ मिस्टर बकवास करने वाले, हम कोई मासूम बनने का ड्रामा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सच में मासूम हैं, और अभी जो नाम लिया वो दोबारा लिया ना तो गमला फेंक कर मारेंगे। एक राहत रोहित को बोलने के बाद सुशांत को देखकर बोली, अब ये बकवास करने वाला इंसान कौन है? उसने नोवेल पढ़ी थी, चेहरे नहीं देखे थे। सुशांत उसे अजीब नजरों से देखने लगा कि क्या ये लड़की पागल हो गई है जो इसे नहीं पहचान रही है, ऊपर से जिसकी दीवानी है उसके बारे में ऐसा कैसे बोल रही है। वह डॉक्टर ग्रुप के साथ कैंटीन में मौजूद हर इंसान हैरान हो गया कि क्या ये राहत ही जो कल तक आक्रोश की दीवानी थी अब उसके नाम लेने पर भी गुस्सा कर रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या ये लड़की पागल हो गई? ओह माय गॉड, मैंने जो सुना वो सच है। ओह तेरी, इस लड़की ने क्या कहा? कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? तारांकन, मुझे तो लगता है ये असली राहत है ही नहीं है। सही कहा, वरना कहाँ ये डॉक्टर आक्रोश के बारे में सुनती थी। कशिश कीर्ति से बोली, ओह तेरी, मैंने ये क्या सुन लिया? कीर्ति बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अंशुमन मन में बोला, मेरी बहन बदल रही है। आक्रोश अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से ये सब देख रहा था। उसे इस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे यही दफन कर दे। रोहित उसे देखकर गुस्से से बोला, अब ये ड्रामा बंद करो और माफी मांगो मुझसे। वो राहत को आपने सामने झुकाने का मौका कैसे छोड़ सकता था? सुशांत भी गुस्से से बोला, मुझसे भी। ये बात उसकी ईगो पर लगी थी, वो द डॉक्टर ग्रुप के राइवल थे। राहत उन दोनों की बात सुनकर गुस्से से बोली, आप दोनों से माफी मांगो, बिल्कुल नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। उन दोनों को देखकर बोली, सारी गलती आप दोनों की है, समझे? रोहित चीख कर बोला, मेरी क्या गलती? सुशांत भी बोला, और मेरी भी। राहत उन दोनों को देख बोली, गलती ये कि बीच में क्यों आई? अगर बीच में नहीं आते तो हमारे रसगुल्ले और चाउमीन नहीं गिरती, समझे? फिर गुस्से से सबको देखते हुए बोली, पता नहीं किस पागल ने पैर अड़ा दिया जिससे हमारा बैलेंस बिगड़ गया, एक बार मिल जाए उसे छोड़ेंगे नहीं, उसकी वजह से हमारे रसगुल्ले गिर गए। सुशांत और रोहित को गुस्सा आने लगा कि इस लड़की को अपनी गलती नहीं माननी है, ऊपर से उन दोनों को ही गलत ठहराना है। कशिश बीच में गुस्से से बोली, ओ बदतमीज लड़की, चुपचाप मेरे दोस्त से माफी मांगी, वरना इसका अंजाम तुम जानती हो। राहत उसे देखकर सख्त आवाज में बोली, नहीं, हम नहीं जानते, आप बता दो। कशिश ये सुनकर चौंकी कि ये लड़की तो आक्रोश के पास जाने के चक्कर में उनकी गुलामी तक करने को तैयार रहती, श्री आज उनसे ही जुबान लड़ा रही है। कीर्ति आगे आते हुए गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्तों से ऐसे बात करो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने राहत को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, जिसे देखकर मयंक और अंशुमन दोनों आगे आए, लेकिन उससे पहले ही राहत ने उसे बीच में रोक लिया और उसका हाथ मोड़कर उसकी पिठ से लगा दिया और गुस्से से बोली, हाथ उठाना हमें भी आता है, दोबारा ऐसी हरकत की तो हाथ तोड़ देंगे। ये बोलकर राहत कीर्ति को धक्का दे देती है, लेकिन कीर्ति गिरती उससे पहले ही आक्रोश ने कीर्ति को बचा लिया। उसकी आंखें अब एकदम लाल हो गई थी। वो गुस्से से राहत को देख रहा था, वहीं ये देखकर सब राहत की सलामती की दुआ कर रहे थे कि सब भले ही उसे छोड़ दे, लेकिन आक्रोश बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। राहत की नजरें जैसे ही आक्रोश की गुस्से वाली नजरों से टकराए, उसकी आंखों में गुस्से छा गया। अब आगे राहत कीर्ति को धक्का दे देती है, लेकिन कीर्ति गिरती उससे पहले ही आक्रोश ने कीर्ति को बचा लिया। उसकी आंखें अब एकदम लाल हो गई थी। वो गुस्से से राहत को देख रहा था, वहीं ये देखकर सब राहत की सलामती की दुआ कर रहे थे कि सब भले ही उसे छोड़ दे, लेकिन आक्रोश बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। राहत की नजरें जैसे ही आक्रोश की गुस्से वाली नजरों से टकराए, उसकी आंखों में गुस्से छा गया, क्योंकि वो पहचान गई थी कि ये शख्स कौन है। उसे इसके नाम से ही चीर मचती थी। आक्रोश ने कीर्ति को सही से खड़ा किया और राहत की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच उसकी नजरें सिर्फ राहत की आंखों पर थी, वहीं राहत ने भी एक बार भी नजरें नहीं झुकाई थी, जो सीधे आक्रोश की ईगो पर लग रहा था। उसे कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे नजरें मिलाए।
वही बाकी सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। उन लोगों में काव्या भी थी जो अब कीर्ति और कशिश के पास खड़ी थी। वही मयंक और अंशुमन तो राहत के बचाने की दुआ कर रहे थे, लेकिन राहत को इतने कॉन्फिडेंस से खड़े देखकर उन्हें उसके लिए थोड़ा डर कम लग रहा था। आक्रोश राहत के सामने आकर खड़ा हो गया, उसे गुस्से से घूरने लगा। वही राहत भी उसे गुस्से से ही घूर रही थी। आक्रोश उसे देखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीर्ति को धक्का देने की। राहत ये सुनकर गुस्से से आपने हाथ की उंगलियां उसे दिखाकर गुस्से से बोली, ये दिख रही है कितनी उंगलियां हैं। आक्रोश उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हैं, जिसे देखकर राहत मुंह बनाकर बोली, हमें देखना बंद करो समझे, और अगर ये उंगलियां आपको दिख रही है तो आप अंधे तो हरगिज नहीं हो। तो क्या इतना भी नहीं दिखा कि पहले उसने हम पर हाथ उठाया, फिर हमने समझे, अब निकलो यहाँ से, आ गए चमचा बनने। ये बोलकर वो मुड़कर जाने लगी। राहत की बात सुनकर आक्रोश की आंखों में और गुस्सा छा गया। उससे अब कंट्रोल नहीं हुआ, उसने जाती हुई राहत के बालों को कसकर पकड़ा, जिससे राहत की आह निकल गई। सब डर गए कि अब क्या होगा। अंशुमन और मयंक दोनों उसे बचाने आगे बढ़े, लेकिन सामने का नजारा देखकर दोनों ही हैरान हो गए। राहत को पहले तो उसके बाल पकड़ने से उसे दर्द हुआ, लेकिन उसकी इस हरकत से उसे भी गुस्सा आ गया। उसने अचानक ही घूमकर सीधे आक्रोश के हाथ पर लात मारी, जिससे उसका हाथ झिड़क कर दूर हो गया। आक्रोश ये देखकर गुस्से से उसे घूरने लगा। राहत ने उसके पेट पर एक लात मारी, जिससे वो दूर हो गया, क्योंकि उसे अचानक लगी थी। आक्रोश इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन संभल कर उसे गुस्से से घूरते हुए घास टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर राहत के ऊपर फेंक दिया। ये देखकर राहत नीचे झुक गई और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, यू बतामी, जब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। ये बोलकर उसने टेबल पर पड़ी प्लेट्स को एक एक कर आक्रोश के ऊपर फेंक दी, जिसे देखकर आक्रोश ने लात मारकर तोड़ दी, क्योंकि पीछे हटना या झुकना उसने कहाँ सीखा था। सब लोग इन दोनों की फाइट मुंह खोले देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, जो लड़की कल तक आक्रोश की दीवानी थी, आज उसी की जान के पीछे पड़ गई है। राहत को तो आक्रोश का चेहरा देख देख नॉवेल में पड़ा गया याद आ रहा था, जिससे उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो उसका बराबर जवाब दे रही थी और आक्रोश उसे राहत के ये बेबाक अंदाज, उसका जवाब देना, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना, जिससे उससे ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। आक्रोश उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से दांत पिचते हुए बोला, आई विल किल यू। राहत ये सुनकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हमें मारना हलवा है क्या जो मार दोगे पागल इंसान। आक्रोश को उसकी बात सुनकर फिर से गुस्सा आया। उसने तेज कदमों से आगे बढ़कर उसने राहत को दीवार से लगा दिया था और उसके गालों को कसकर दबाते हुए बोला, औकात से बाहर मत निकलो वरना बहुत पछताओगी। राहत उसकी हरकत से हैरान हो गई कि ये क्या हुआ, लेकिन उसके टच करने से उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई अनजान उसे टच करे। वो उसे गुस्से से घुरती हुई बोली, पागल इंसान, हिम्मत कैसे हुई हमें टच करने की। आक्रोश उसके हाथ को और मोड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने का। राहत ये देख सुनकर मुंह बनाकर बोली, पागल इंसान, हमने कब हाथ उठाया। उसे घूरते हुए बोला, लेकिन अब उठा देंगे, अगर हमें नहीं छोड़ा तो ऐसी जगह मारेंगे कि कभी डेढ़ नहीं बन पाओगे। सब लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, जो लड़की कल तक दीवानी थी आज ऐसी बेगानी कैसे बन गई। आक्रोश ने राहत की बात सुनकर गुस्से से उसे धक्का दे दिया, जिससे राहत गिरने को हुई। तभी किसी ने उसे संभाल लिया। जब राहत ने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वही वो कुछ बोलने को हुई तो सामने वाले शख्स ने इशारे से मना कर दिया। वही ये देखकर राहत ने हाँ में सर हिला दिया। वही आक्रोश को ये देखकर पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगा, वो उसे और गुस्से से घूरने लगा। वही बाकी सब भी हैरानी से ही देख रहे थे, उन्हें उस शख्स और राहत के इशारे नहीं दिख रहे थे। राहत को संभाल कर खड़ा कर दिया। वही राहत पलट कर आक्रोश को गुस्से से देखती है और बोलती, दिमाग खराब है क्या, अभी हम गिर जाते तो हमें लग जाती। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर अर्धमान आ गए। डॉक्टर अर्धमान का नाम सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसे और राहत पर गुस्सा आने लगा। वो उसकी तरफ बढ़ता ये देखकर राहत ने टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर उसका सारा पानी आक्रोश के मुंह पर मार देती है। सब लोगों ने मुंह पर हाथ रख लिया, आज उन्हें बहुत झटके मिल रहे थे। आक्रोश ये देखकर अपने हाथ से चेहरे का पानी पोंछता है और गुस्से से राहत की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर राहत उसके कदमों में वो जग फेंक देती है, जिससे आक्रोश के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। राहत आक्रोश को गुस्से से उंगली दिखाकर बोलती, अपनी हद में रहना वरना हमने अपनी हद पार की तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो बाहर निकल गई। आक्रोश उसकी पिठ को गुस्से से घूरता रह गया। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग है न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।